नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें? यस सर। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका आईटीसी का। इसके संबंध में कुछ चर्चा करके चलते हैं। आइए मेरे साथ यहां पर आकर देखो। सबसे पहले आता है बाबू आपका ये सप्लायर, यहां रेसिपिएंट है और इन दोनों के सर पे जीएसटी का पोर्टल नाच रहा है। सप्लायर ने अपनी एक सप्लाई कर दी रेसिपिएंट के लिए, और सप्लाई गुड्स या सर्विस किसी की भी हो सकती है। इनवॉइस काटा, टाइम ऑफ सप्लाई निकला और इसी अपना जीएसटी का पेमेंट सरकार को कर भी देता है। मान लेते हैं कि ये घटना इसकी अप्रैल मंथ की है। ठीक है, 10 अप्रैल को ये, या मान लो 5 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन की जाती है, और सपोज करते हैं कि उसी दिन इस व्यक्ति को ये गुड्स या सर्विसेज जो भी है रिसीव भी हो जाते हैं। ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर 5 तारीख को ही, 5 अप्रैल को ही किताबों में आईटीसी बुक कर लेता है। सप्लायर ने फिर यहां पर जो भी अपनी ये सप्लाई अप्रैल मंथ में की होंगी उनको ये अपडेट करेगा जीएसटीआर 1 के अंदर। कब तक करेगा भाई? 10th लिखा है ना, ये 11th हो गया है। 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक करके चलेगा, और इसका मतलब ये हो गया कि 11th मई तक ये अपना यहां पर इसे कर देगा। फिर यहां पर ये दिखेगा रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2A के अंदर आकर, जिसके आधार पर ये अपनी किताबों में तो क्रेडिट ले चुका था, जीएसटी पोर्टल को भी अपडेट कर देगा। थ्योरेटिकली बोला जाता है कि ये जीएसटीआर 2 अगले महीने की 15 तारीख यानी कि 15 मई तक ये फाइल कर देगा, ऐसा बोला जाता है। और फिर उसके बाद अपना 3B फाइल करेगा और इस क्रेडिट का इस्तेमाल ये कर लेगा। ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ आप जानते हैं, थ्योरेटिकली तो दे रखे हैं कि आपके जीएसटीआर 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। लेकिन जीएसटीआर 1 तो पिक्चर में है, लेकिन 2 और 3 अभी पिक्चर में नहीं है। इनकी जगह पर 3B फाइल किया जाता है, यानी कि जीएसटीआर 2A के आधार पर यह बंदा अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट लेता है, और 3B जब फाइल करता है तो उस क्रेडिट को वहां पर जाकर एडजस्ट कर देता है। ठीक है, यस सर। तो हमारा जो पूरा फोकस है आज यहां पर है, इसी के संबंध में हम अपनी बातें करके चलेंगे। यहां पर बंदा अपना आईटीसी को बुक करता है, या फिर अवेल करना कह लीजिए, या फिर आईटीसी टेकन यहां पर है, जो भी ये लेकर चलेगा। मान लो 10,000 का इसने अपनी किताबों में यहां पर क्रेडिट ले रखा था। चूंकि बंदा रेसिपिएंट है, रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट तभी ले सकता है जब बंदा रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड है तो उसकी हो सकता है कि आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी अपनी यहां पर दिख रही होगी। मान लीजिए वो जीएसटी लायबिलिटी इसकी 18,000 रुपए की आउटपुट बनती है, तो अपने इस आईटीसी को यहां पर आकर ये यूज कर लेता है। 10,000 का आईटीसी यूज कर लिया है, बाकी जो ई कैश लेजर के माध्यम से 8,000 का पेमेंट कर देता है। यूज करने के भी नियम कानून दिए रखे हैं। वो कहता है कि भाई साहब सीआईएस का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल एक रैंकिंग होती है। सबसे पहले आपको जो क्रेडिट होता है आईजीएसटी का, नंबर 1 पर ये इस्तेमाल किया जाता है। आईजीएसटी पहले अपने के लिए होगा, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, किसी भी रेशियो किसी भी तरीके से कर सकते हो। जो सीजीएसटी का क्रेडिट है फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीएसटी के लिए होगा, बाकी बचेगा तो आईजीएसटी के लिए। ऐसे ही एसजीएसटी का पहले अपने के लिए होगा, बचेगा तो फिर आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल कर दिया जाएगा। जिस पैटर्न पर एसजीएसटी बिहेव करता है उसी पैटर्न पर यूटीजीएसटी भी बिहेव करेगा, यानी कि यूटीजीएसटी पहले अपने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बचेगा तो आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल करवा दिया जाएगा। ऐसे करके वहां पर बातें करी जाती हैं। तो ये हो गया इसका इंटरनल सीक्वेंस, पहला ये, फिर सीजीएसटी, उसके बाद में यूटीजीएसटी या फिर एसजीएसटी अपने आ जाते हैं एक्सटर्नल सीक्वेंस के तहत। इंटरनल सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं इसके अंदर आकर, तो जो आईजीएसटी है नंबर 1 पर अपने के लिए गया, नंबर 2 पर सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी के लिए भी जा सकता है, किसी भी रेशियो में जा सकता है। और उसके बाद फिर जब आएगा आपका सीजीएसटी था, नंबर 2 आएगा एक्सटर्नल पे। इंटरनल पे पहले अपने के लिए होगा, फिर दूसरे के लिए होगा। ऐसे ये पहले अपने के लिए होगा, फिर दूसरे के लिए किया जाएगा। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है। थ्योरेटिकल लाइफ के लिए तो आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो जीएसटी का पोर्टल बना हुआ है वो ऑटोमेटिकली इसी फ्लो में इसको एक्सेप्ट करके चलता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम खड़े हुए हैं यहां पर आकर कि यहां हमें जो क्रेडिट बुक करना है वो कैसे कैसे किया जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर आपके सेक्शन आते हैं 16 से लेकर 21 तक के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 की। यहां पर 12 कंडीशंस दे रखी हैं आपको जनरली क्रेडिट को अवेल करवाने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, हम रेसिपिएंट के यहां पर बैठे हुए हैं, इसी से अपनी बातें कर रहे हैं। पहले नंबर पर यह बोलता है कि साहब सुनो हमारी बात कि जो रेसिपिएंट आदमी जो क्रेडिट बुक करने के लिए बैठा है उसके हाथ में कोई ना कोई जीएसटी पेड डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना। उसी के आधार पर वो अपनी किताबों में क्रेडिट ले सकता है। ये हो सकता है कि सप्लायर के द्वारा इश्यू किया गया इनवॉइस हो, उसके द्वारा इश्यू किया गया डेबिट नोट हो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात है तो बिल ऑफ एंट्री काम करेगी। आरसीएम का मसला है,
सप्लायर अनरजिस्टर्ड था तो सेल्फ इनवॉइसिंग यहां पे काम करके चलेगा। एक डॉक्यूमेंट आपके पास में होना बेहद जरूरी होता है, इसके बिना आप अपनी किताबों में क्रेडिट नहीं ले सकते। क्या बिल ऑफ सप्लाई अगर मेरे सप्लायर ने मुझे इश्यू किया है तो क्या मैं क्रेडिट ले लूंगा? बिल ऑफ सप्लाई के अंदर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है, तो वहां पर तो जो सप्लायर होगा, कंपोजिट डीलर होगा, वो अपने ही पॉकेट से 1%, 5% या 6% का पेमेंट करके चलता है, और जो पेमेंट उसने किया है वो मुझसे चार्ज नहीं किया गया था, इसलिए मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलता। मोरओवर इनपुट टैक्स की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी ये अमाउंट आपका शामिल नहीं होता है, और जब ये 1%, 5%, 6% रेसिपिएंट के लिए इनपुट टैक्स है ही नहीं, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर भला कैसे तब्दील हो सकता है? दूसरा, कि रिसीट वाउचर के आधार पर हमने एडवांस पेमेंट कर दी, उन्होंने रिसीट वाउचर हमें दे दिया, कि उसके आधार पर हम यहां क्रेडिट ले सकते हैं। रिसीट वाउचर के अंदर एक अमाउंट बताया जाता है कि ये अमाउंट आपसे हमने एडवांस में लिया है, उसमें कंपोनेंट खुले हुए नहीं होते कि जीएसटी कितना, ये सब कितना, वो ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसके आधार पर हम क्रेडिट अपना ले सकें, तो हमें फॉर्मल इनवॉइस ही यहां पर चाहिए होता है। दूसरी शर्त यह आती है कि भाई गुड्स आपको रिसीव हो जाना चाहिए। यहां सप्लायर है, यहां आपका रेसिपिएंट है, जब तक इसको रिसीविंग नहीं होगी गुड्स की, तब तक हम इसको आईटीसी बुक नहीं करवा सकते। ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना जरूरी होता है, और बिजनेस में इस्तेमाल तब होगा कम से कम पहले रिसीव तो हो। जब तक रिसीव ही नहीं हुआ है हम इसका आईटीसी अवेलेबल नहीं करवा सकते। तो रिसीविंग की कंडीशन मैंडेटरी है। हालांकि ऑल द गिवन 12 कंडीशंस आर मैंडेटरी, अगर इनमें से एक भी कंडीशन आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद कभी कभी बिल टू शिप टू मॉडल में ऐसा होता है कि ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है, और ये इसका एक बंदा और भी है, रेसिपिएंट के आगे बायर छिपा हुआ है, तो ये इसको बिलिंग कर देता है, ये इसको बिलिंग कर देता है, लेकिन रेसिपिएंट ये इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया आप माल डायरेक्ट इसको यहां पर भेज दीजिएगा। तो जैसे ही यहां पर माल पहुंचता है, ये इस व्यक्ति के इंस्ट्रक्शन पे पहुंचा था, जब माल यहां से यहां पहुंचेगा तो सप्लायर से पूछता है कि भैया माल रिसीव हो गया आपके कही हुई लोकेशन पर, ये से कंफर्म करेगा रिसीव हो गया, हाँ। तो जैसे यहां पर रिसीव होता है तो ये माना जाता है कि ये गुड्स इसने रिसीव कर लिया है, और जिस डेट पर इस बंदे को रिसीव हुआ था उस डेट पर ये अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट यहां पर बुक कर सकता है। रिसीविंग की एक और बात निकल के आती है कि मान लीजिए कोई इनवॉइस तो जनरेट हो जाता है, लेकिन जो गुड्स है आपका वो लॉट में आ रहा है। मान लो 100 किलोग्राम मटेरियल का यहां पर इनवॉइस रेज कर दिया जाता है, लेकिन लॉट में आया 20-20 किलो के लॉट में आया है। तो जिस दिन सारा का सारा माल आ जाएगा जो इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ है, उस दिन हम मान के चलेंगे कि हाँ हमें संपूर्ण गुड्स की प्राप्ति हो गई है। तो इसका मतलब जो लास्ट लॉट हमें रिसीव होता है, जब संपूर्ण माल हमें रिसीव हो जाएगा इनवॉइस के आधार पर लिखा हुआ, तो उसी वक्त हम अपनी किताबों के अंदर अपना क्रेडिट ले सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन आपकी यहां पर निकलकर आ जाती है। भैया सप्लायर जी, एक सप्लायर हो गया, एक रेसिपिएंट हो गया। रेसिपिएंट आप अपनी किताबों के अंदर आईटीसी ले रहे हो तो इस बात को एश्योर करना कि आप अपनी रिटर्न नॉर्मल तरीके से फाइल करते रहो। अगर आप हमें दोगे नहीं तो हमसे भी उम्मीद मत करना कि हम आपको आईटीसी यहां पर दे देंगे। यह बड़ी भयानक सी कंडीशन है, बोलते कि सप्लायर का भी टैक्स भरा हुआ होना चाहिए। अगर सप्लायर अपना टैक्स नहीं भरेगा तो भैया हम आपको यहां पर आईटीसी अवेलेबल नहीं करवाएंगे। इसका मतलब यह हो जाता, सपोज करो ये आपका सप्लायर है और ये यहां पर रेसिपिएंट आ जाता है। इस बंदे ने 10,000 प्लस 1200 मान लेते हैं, 10,000 प्लस 1200 11,200 के सपोज करो इसको 10 बिल इश्यू कर दिए। इसके आधार पर इस बंदे ने अपनी किताबों के अंदर आईटीसी बुक कर लिया 12,000 रुपए का। लेकिन जब जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 इसने फाइल किया अपना, तो वहां पर दिखाता है केवल 7 इनवॉइस इसने आगे दिखाए हैं। 7 इनवॉइस का मतलब क्या हो गया? 8,400 की जीएसटी लायबिलिटीज ने यहां पर दिखाई है। अब यहां से जीएसटीआर 2A जो उसके पास में आ रहा होगा उसमें 8,400 ही यहां पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यह बंदा अपनी किताबों के अंदर 12,000 का आईटीसी लेकर बैठा हुआ है। ये बोलेगा पोर्टल को भाई साहब मेरा तो 12,000 है, लेकिन जीएसटीआर 2A के अंदर वो लिख रहा होगा 8,400। गवर्नमेंट कहती है सॉरी, हम आपको जीएसटीआर 2A के आधार पर दिखा सकते हैं, हमें चूंकि जीएसटी 8,400 का मिला है इसलिए आप अपना 8,400 का क्रेडिट यहां पर ले सकते हैं। ये बोलेगा नहीं भाई साहब मैं आपको इनवॉइस दिखा सकता हूं, उसने नहीं दिया तो आप उससे लड़ो ना, मुझसे मेरी स्थिति क्यों कर रहे हो। तो पहले तो उसका कोई भी आईटीसी नहीं मिलता था, जो कि डिस्प्यूट में चला जाता था। लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया कि ठीक है 8,400 डिस्प्यूट में है ना, तो 8,400 और जो भी आपका क्लियर क्रेडिट था, सॉरी डिस्प्यूट में 8,400 नहीं था, डिस्प्यूट में था आपका 3 इनवॉइस का। तो 3 इनवॉइस का मतलब हो गया 1200 × 3 3600 रुपए, ये आपका डिस्प्यूट में चला गया। और जो 8,400 है इसका निकाल लो आप अपना, यहां पर शुरू में था ये 20%, बाद में इसको कर दिया गया यहां पर आकर भाई साहब 10%, और लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक अब इसको कर दिया गया है यहां पर आपका 5%। तो 8,400 का 5% जब हम निकालते हैं तो ये आएगा आपका 420 रुपए। तो 3,600 और 420 विच एवर इज लोअर, 420 आपको और मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर केस के अंदर 8,820 का आपको यहां पर ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऐसे करके यहां पर बोल दिया गया है। तो ये 5% वाली आपकी लेटेस्ट अमेंडमेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है सर जी।
उसके बाद आगे बोलते हैं कि भैया बिल का पेमेंट होना जरूरी है। कैसे भला? जैसे मान लीजिए ये आपका यहां पर सप्लायर है, ये आपका यहां पर रेसिपिएंट है, इसने आपको बिल दे दिया 1 लाख का प्लस 18,000 का, इसमें जीएसटी चार्ज कर रखा था, 1,18,000 का आपका बिल यहां पर दे दिया है। इस बंदे की गवर्नमेंट के प्रति लायबिलिटी बनती है कि भैया आपको 18,000 का जीएसटी यहां पर देना ही देना है। इनवॉइस के बेस पर इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया जाता है और इसको 18,000 रुपए का जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाता है। यहां सरकार कह रही कि भैया देख, तू भी हमने इससे पैसा ले लिया है, तू भी इसको पैसा यहां पर आकर दे दियो। सरकार को ऐसा लगता है कि सप्लायर इसका चहेता है, रेसिपिएंट इसका दुश्मन है। ऐसा लग रहा है कि भाई देख, इसका पेमेंट तुझसे यहां पर दे दी, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को सप्लायर से लेना होता है, रेसिपिएंट को देना होता है। इसलिए सप्लायर की भूमिका में जब व्यक्ति होता है तो सरकार का ज्यादा चहेता बन जाता है। इसको पेमेंट जरूर कर दियो। तुझे पेमेंट करने के लिए समय दे रहे हैं 180 दिन का। अगर तूने 180 दिन में पेमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना 181 दिन तेरी सारा राजपाट में यहां पर आकर नष्ट कर दूंगा। तेरा जो आईटीसी है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। आईटीसी रिवर्स करने का मतलब यह है कि उतने तक हम आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में यहां पर ऐड कर देंगे, और जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे हम आपके ऊपर इंटरेस्ट का लोड भी डालते रहेंगे। ये आईटीसी का यहां पर रिवर्सल हो गया, यानी कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर हमारा ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम कहें कि नहीं भैया हमने पेमेंट कर दिया लेकिन 200वें दिन पेमेंट किया है, हमने 200वें दिन पेमेंट किया है, तो क्या हम इसको रीबुक कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम इसको रीबुक कर सकते हैं। पूरा का पूरा 18,000 का क्रेडिट हम यहां पर रीबुक कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि भैया 200वें दिन पेमेंट तो किया लेकिन 10% ही पेमेंट किया था, 10% किया था, तो जितना आपने पेमेंट किया उतना तक प्रोपोर्शनेटली आप आईटीसी ले सकते हैं। तो फिर आप 1800 रुपए का आईटीसी यहां पर ले लीजिएगा। भैया मैंने 20% का पेमेंट कर दिया था, आपका 400वें दिन कर दिया था, पेमेंट 400वें दिन कर दिया था, तो आप इसको यहां पर आकर रीबुक कर सकते हैं, 36 रुपए यहां पर रीबुक कर सकते हैं। उसके बाद भाई साहब मैंने आपका 70% जो पैसा था वो 600वें दिन पर पे कर दिया, तो बैलेंस भी आप यहां पर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा 18,000 आपका यहां पर ये आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये लास्ट वाला बेड डेट्स हो जाता है और हम इसका पेमेंट नहीं करते, तो जितना हमने पेमेंट किया सिर्फ उतने तक ही हमें यहां पर रीअवेल कर पाएंगे। प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट इसका ये है कि 180 दिन के अंदर, देखिए शुरुआती दौर में हम क्या कर रहे हैं कि इनवॉइस पर बेस्ड होकर अपना आईटीसी यहां पर हम क्लेम कर रहे हैं, बशर्ते कि 180 दिन में पेमेंट हो जाए। अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो ये जो आईटीसी था ये हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें जो आईटीसी रीबुक करेंगे अपने पेमेंट के बेसिस पर। पेमेंट इसको लिंक कर दिया जाता है, यानी कि ओरिजिनल बुकिंग जो आईटीसी की है वो आपकी इनवॉइस लिंक्ड है, और जो आपका रीअवेलमेंट है वो आपका पेमेंट लिंक्ड यहां पर कर दिया जाता है। दूसरी बात सर, उस मामले में क्या करोगे? अगर मान लीजिए सप्लाई एफओसी आपकी करवाई जा रही है तो फिर आप क्या करोगे? वहां तो पेमेंट होगा ही नहीं। जहां पर पेमेंट ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली 181 दिन जो भी आपने आईटीसी ले रखा होगा वो आपका सारा का सारा यहां पर खत्म करवा दिया जाएगा। तो अब क्या करके चले? तो सरकार ने कहा कि काम करते हैं, एफओसी वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर 180 दिन वाली जो बात है इसको अप्लाई नहीं करके चलते हैं। एक और चक्कर पड़ा कि मान लीजिए अगर आरसीएम यहां पर लग रहा है तो क्या? अगर आरसीएम यहां पर लग रहा होगा तो यह बंदा आपसे जीएसटी चार्ज करेगा ही नहीं, आपको सिर्फ 1 लाख की ही आपसे बात करके चलेगा। अब चूंकि पता है कि सरकार को इस बिल पेमेंट के अंदर जीएसटी कंपोनेंट शामिल ही नहीं है, इसलिए इस वाली घटना के ऊपर ये 180 दिन वाली बात लगाई गई नहीं। अब तू सप्लायर को दे या मत दे, हमें तो जीएसटी तुझसे चाहिए, तो तू अपना जीएसटी का पेमेंट चुपचाप आके यहां पर कर दीजिए। तो कहने का मतलब यह कि 180 दिन वाली शर्त लागू नहीं होगी अगर एफओसी ट्रांजैक्शन है या फिर रिवर्स चार्ज के अंदर आप कवर हो रहे हैं। ऐसे करके इस ट्रांजैक्शन के अंदर यहां पर बोल दिया जाता है। मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, ये सारी बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है छठवां, कि आप जो भी इनवर्ट सप्लाई लेकर आ रहे हैं वो आपके बिजनेस के अंदर यूज होनी चाहिए या इंटेंडेड टू बी यूज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कोई गीजर लगवाता हूं, मैंने बिलिंग कंपनी के नाम पर उसकी करवा रखी है, बिल्कुल ठीक है जी, पेमेंट भी मैंने कंपनी से कर दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसे पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एथिकली, लीगली, सोशली क्या मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए? द आंसर इज नो, क्योंकि इसका एक्चुअल यूसेज जो है वो मेरे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मुझे उसका यहां पर आईटीसी अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। तो खास तौर पर बोला कि भैया इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलिएगा। उसके बाद एक और बात बोलते हैं कि जो रेसिपिएंट है उसकी जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है वो निकल के आनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जब हम बात करते हैं मालिक एक बंदे की, तो वो 3 प्रकार की सप्लाई कोई भी व्यक्ति यहां पर कर सकता है। कैसे करके? एक तो सप्लाई उसकी हो सकती है टैक्सेबल हो सकती है, या एग्जेम्प्टेड, पहले बोलते हैं एग्जेम्प्टेड, या तो उसकी सप्लाई यहां पर एग्जेम्प्टेड सप्लाई होगी, या फिर सप्लाई उसकी टैक्सेबल होगी, या फिर उसकी सप्लाई जीरो रेटेड, यानी कि जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस होती हैं, एसईजेड को ट्रांसफर करना होता है, वो हो सकती है। अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है तो उसकी करस्पॉन्डिंग आईटीसी उसको अवेलेबल हो जाता है। अगर टैक्सेबल नहीं होता,
एग्जेम्प्टेड कर रहा है तो उसको आईटीसी यहां पर अवेलेबल नहीं होता है, टैक्सेबल कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग आईटीसी उसको यहां पर अवेलेबल हो जाता है, जीरो रेट के संबंध में भी उसको आईटीसी अवेलेबल हो जाता है, वरना ऐसा नहीं किया तो एक्सपोर्ट की कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो एग्जेम्प्टेड में तो आईटीसी नहीं मिलता, एग्जेम्प्टेड के अलावा जो भी है, इन जो भी है को बोल देते हैं नॉन एग्जेम्प्टेड, यानी कि जो एग्जेम्प्टेड नहीं है उसके संबंध में आपको आईटीसी मिल जाता है। तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो है वो आपकी नॉन एग्जेम्प्टेड होनी चाहिए। नॉन एग्जेम्प्टेड के दो मायने होते हैं, या तो आप टैक्सेबल बोल सकते हो उसे, या फिर आप उसे यहां पर जीरो रेटेड के नाम से बुला सकते हो, वैसे करके बोल दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसका मिक्स यूसेज कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ आपने लगाया एग्जेम्प्टेड में, कुछ लगाया नॉन एग्जेम्प्टेड में, तो आपको आईटीसी उतना तक ही अलाउ किया जाएगा जितना तक कि आप उसे नॉन एग्जेम्प्टेड में लगा रहे हो। इसके लिए प्रपोर्शन करने के लिए आपके पास रूल नंबर 42 और 43 यहां पिक्चर में आपके सामने आ जाएंगे, वैसे करके। आगे बात करते हैं कि आईटीसी को बुक करने की लास्ट डेट क्या होती है। ध्यान दीजिए, लास्ट डेट होती है वो सिर्फ ओरिजिनल बुकिंग की होती है। रीअवेलमेंट के केस में, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि 181 दिन के बाद अगर हम बात करते हैं, 180 दिन के बाद बात करते हैं, तो उसमें रीअवेल कर पाते हैं। तो रीअवेलमेंट के लिए ये लास्ट डेट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, इट इज ओनली फॉर ओरिजिनल बुकिंग। ठीक सर जी। तो जब ओरिजिनल बुकिंग के लिए बोलता है तो कैसे करके बोलता है, सुनिए जरा मेरी बात यहां पर आकर बच्चा। लास्ट डेट कैसे कैसे यहां पर ली जाती है साहब, देखो हमारी बात सुनो जरा। यहां पर आकर मान लेते हैं यह है आपका फाइनेंशियल ईयर, सपोज करो 21-22 यहां पर निकल कर आ रहा है। यहां आपने कोई किसी प्रकार का एक इनवॉइस रेज कर दिया है, इनवॉइस यहां पर रेज आपने कर दिया है। तो इस इनवॉइस का जो क्रेडिट है आप कब ले सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर आपको इनवॉइस मिला था, अब चाहे वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च कहीं तक भी मिला हो, आप इसका क्रेडिट हाथ के हाथ ले सकते हैं। लेकिन लेट टू लेट आप इसका क्रेडिट कब तक ले सकते हैं, तो अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर अगला आ जाएगा 22-23 के अंदर ले सकते हैं। कब तक, 20 अक्टूबर तक, यानी अगले महीने जो सितंबर मंथ की जो रिटर्न आपकी जानी होती है, सितंबर मतलब मिड ऑफ द ईयर, सितंबर मंथ की जो रिटर्न जानी होती है उस डेट तक आप यहां पर इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए इस इनवॉइस के संबंध में मैंने कोई किसी प्रकार का डेबिट नोट रिसीव किया है, सप्लायर ने मुझे डेबिट नोट यहां पर रेज कर दिया था। अब इस डेबिट नोट चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ही इश्यू हुआ है, तो इसका जो मैक्स टू मैक्स आईटीसी है वो मैं कब तक ले सकता हूं, तो इसके लिए भी सेम फंडा एप्लीकेबल होगा कि भाई फाइनेंशियल ईयर जो आपका 22-23 है ना, इसके अंदर आप ले सकते हैं 20 अक्टूबर तक लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 अक्टूबर 2022 हो गया ना, यस सर। अगर मान लीजिए इस इनवॉइस के संबंध में कोई डेबिट नोट अगर यहां पर इश्यू किया गया है, डेबिट नोट इश्यू करने के लिए कोई समय सीमा तो होती नहीं है, क्रेडिट नोट के लिए जरूर रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन डेबिट नोट तो कभी भी इश्यू किया जा सकता है। डेबिट नोट आपने यहां पर आकर इश्यू किया है, तो अब इसका क्रेडिट आप कहां तक ले सकते हो, तो इसके लिए पहले प्रोविजन क्या दे रखा था सरकार ने, गलती कर रखी थी कि भाई देखो देखो बात ऐसी, उन्होंने कहा कि भाई ये कौन से वाले इनवॉइस के संबंध में था, तो इनवॉइस की शक्ल देखकर इसकी लास्ट डेट निकाल दी जाती थी। अगर इनवॉइस 21-22 का है तो इसके लिए लास्ट डेट रखते थे डेबिट नोट के आधार पर, यहीं पर रखते थे 20 अक्टूबर 2022 रखी जाती थी। लेकिन मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूं लॉ मेकर कि अगर मान लीजिए डेबिट नोट ये 3 साल बाद इश्यू किया जाता तो फिर तो आपकी तो ये डेट निकल चुकी होती, फिर तो उसके आधार पर रेसिपिएंट क्रेडिट ले नहीं पाता। फिर सरकार ने इस प्रोविजन को ठीक किया और अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक इन्होंने क्या किया है कि अगर आपका डेबिट नोट यहां पर आया है तो डेबिट नोट की शक्ल देख की बात करेंगे कि अगले साल के, अगला साल मतलब हो गया आपका यहां पर 23-24 के अंदर 20 अक्टूबर तक आप इसमें अपना क्रेडिट यहां पर ले सकते हो, ऐसे करके बोल दिया जाता है। पहले पुराने समय के अंदर मेन इनवॉइस की शक्ल देखकर लास्ट डेट तय की जाती थी, लेकिन अब जो डेबिट नोट है उसकी खुद की शक्ल इंडिपेंडेंट देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगले साल, तो इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो, ये देखेंगे कि वो कौन से साल में इश्यू किया गया, उसके अगले साल के 20 अक्टूबर तक आप अपनी किताबों के अंदर लेट टू लेट क्रेडिट ले सकते हो। साथ में जो 20 अक्टूबर वाली डेट आपकी निकल के आती है ना, इसको कंपेयर किया जाता है एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट। किसी भी मामले के अंदर बात कर लीजिए, एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में पहले हो वहां तक बात करके चलते। एनुअल रिटर्न क्या होती है कि आपकी ना फाइनली एक संपूर्ण आहुति होती है कि साहब हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसको हम यहां पर ठीक कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 20 अक्टूबर से पहले आपने ये फाइल कर दी तो फिर 20 अक्टूबर को आप क्रेडिट नहीं ले सकते उस फाइनेंशियल, उस डेबिट नोट या इनवॉइस के संबंध में। तो वैसे इसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर अगले साल की होती है, तो नॉर्मली तो आपका 20 अक्टूबर ही प्रैक्टिकली लास्ट डेट बनती है। लेकिन अगर किसी मामले के अंदर आपने 20 अक्टूबर से पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर दी तो फिर एनुअल रिटर्न की फाइलिंग की जो डेट है वही आपकी लास्ट डेट बनेगी क्रेडिट को यहां पर बुक करने के लिए लेट टू लेट। ठीक सर जी। उसके बाद आगे बात करते हैं मेरे कबूतर क्या बोलता है भला, इधर आईटीसी
और डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब क्या है वो भी समझते हैं जरा। इसका मतलब यह है साहब, यहां पर सपोज कीजिए कि आप यहां पर कोई अपना एक मशीन लेकर आते हैं और मशीन की वैल्यू थी 1 लाख रुपए की, ठीक है, और इस पे आप 18,000 रुपए का जीएसटी भर के आए थे, तो 1,18,000 की यहां पर आपकी बनती थी। सपोज करो कोई मिस्टर एक्स है यहां पर आकर और वो ये मशीनरी अपनी लेकर आया है, तो इस हालात के अंदर वो अपनी यहां पर एंट्री क्या पास करके चलेगा? मान के चलते हैं कि इस बंदे की आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी यहां पर आकर नहीं बनती है, यह बनती है पहले बनाते केस। अगर आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती है तो अपनी किताबों में एंट्री क्या पास करेगा? बोलेगा मशीन डेबिट करेगा, आईटीसी को डेबिट करेगा और टू यहां पर बैंक अपना कर देगा। मशीन की वैल्यू आएगी निकल के 1 लाख रुपए की, आईटीसी निकल के आएगा 18,000 रुपए का और बैंक में 1,18,000 आपके यहां पर निकलकर आ जाएंगे। यह तो हो गया ट्रीटमेंट आपका जीएसटी के अंदर। जब आप इनकम टैक्स के अंदर पहुंचेंगे वहां पर डेप्रिसिएशन आपका सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए इसका आपका 10% का अगर लेट सपोज आपका रेट आता है डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन आपकी कौन सी वैल्यू पे निकाली जाएगी? आपका लेजर भी बता रहा होगा कि साहब इसकी जो मशीन की कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए की है, तो ऑब्वियसली बात है 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आप इनकम टैक्स के अंदर इस पर कैलकुलेट कर देंगे। ऐसे करके बात करी जाती है। दूसरी सिचुएशन मान के चलिए कोई मिस्टर वाई है जिसका जो प्रोडक्ट है मिस्टर वाई है और मिस्टर वाई का जो प्रोडक्ट है वो भाई साहब आपका यहां पर आकर आउटपुट जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, वो एग्जेम्प्टेड है या कोई भी किस तरह की समस्या है। तो ऐसे आधार के अंदर आप अपनी किताबों के अंदर एंट्री क्या पास करेंगे? मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे, आईटीसी आपको मिलेगा नहीं, टू बैंक यहां पर आकर कर देंगे क्योंकि आउटपुट जीएसटी नहीं है इसके संबंध में। तो मशीन जो है वो इसकी कॉस्ट आएगी यहां पर 1,18,000 रुपए की, आपने आईटीसी यहां पर अवेलेबल नहीं करवाया है। जब इनकम टैक्स के अंदर इस बात को लेकर पहुंचेंगे तो वहां पर डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पर काउंट किया जाएगा? क्योंकि आपकी जो मशीन की कॉस्ट है वो 1,18,000 रुपए की, इसलिए डेप्रिसिएशन जो आएगा वो आपका 1,18,000 रुपए के ऊपर निकल के आएगा। 10% अगर हम बात करके चलें तो ये आपका 11,800 निकल के आ जाएगा। दोनों केस को जरा ध्यान से देखिए और इसमें अंतर क्या है वो बताइएगा। अंतर आ रहा है बेसिकली यहां पर अमाउंट आ रहा था आपका 1 लाख डेप्रिसिएबल, यहां पर 1,18,000 आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप आईटीसी क्लेम कर लेते हो तो आपका डेप्रिसिएशन 1 लाख पे, आईटीसी क्लेम नहीं करते हो तो 1,18,000 रुपए पे, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 18,000 रुपए का आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 18,000 रुपए का जीएसटी कंपोनेंट है अगर आप उसका क्रेडिट ले लेते हो तो उतना तक अमाउंट आपके डेप्रिसिएबल अमाउंट का पार्ट नहीं बनेगा। दूसरा, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है तो फिर वो 18,000 रुपए जो था वो डेप्रिसिएबल अमाउंट का पार्ट बनेगा और उस पर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो जो जीएसटी आपका कैपिटल गुड्स के ऊपर है या तो उसका आईटीसी क्लेम कर लीजिए या फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स में जाके आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार की बात आपकी यहां पर बोली जाती है। ठीक है सर जी। इधर आईटीसी और डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट ये हो गया जी आपका यहां पर आकर। आगे बात करते हैं मेरे कबूतर इसके अंदर आकर, कैपिटल गुड्स जो है वो आपका होल लाइफ में यहां पर आपका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप होल लाइफ इस्तेमाल नहीं करते तो यहां पर दिक्कत वाली बात निकल के आ जाती है। जैसे मान के चलिए अब लाइफ तो आप जानते हैं भाई साहब 5 साल की इन्होंने अपनी लाइफ ये रखी हुई है, यानी कि स्टैंडर्ड लाइफ 60 मंथ की यहां पे रखी जाती है। आप एक कैपिटल गुड्स लेकर आते हैं, इसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए की बनती थी यहां पर आकर और 18,000 रुपए का इसके ऊपर आपका जीएसटी यहां पर बनता था। 1,18,000 की यहां पर बात हो जाती है। आईटीसी अपनी किताबों के अंदर 18,000 रुपए का आप यहां पर बुक कर चुके थे। बिल्कुल ठीक है सर जी। फिर आपने क्या किया, 2 साल तो आपने इस्तेमाल किया और जैसे 2 साल खत्म हुए आपने इसे डिस्कार्ड कर दिया और इसकी वैल्यू बता दी आपने कितनी, भगवान झूठ ना बुलाए, आपने बताई 70,000 रुपए की वैल्यू यहां पर बता दी है। पहली बात तो ये कि आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया कैपिटल गुड्स को 2 साल के बाद, क्या यह घटना सप्लाई बनती है? यस सप्लाई बनती है। इस पर आउटपुट जीएसटी भी आपका निकाल दिया जाएगा। अब 70,000 पे आपका कितना निकल के आता है? मेरे पास कैलकुलेटर है या नहीं है यहां पे, आप मुझे बता सकते हो? आप कैसे बताओगे? तो मैं आसान कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझने के लिए 10,000 कर देता हूं, इससे क्या दिक्कत है? जीएसटी 10% मान लेते हैं सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए, समझने के लिए बात को। 1,10,000 यहां पर यह आ जाएगा। तो भाई साहब ऐसी हालात में 10% का अगर रेट है तो यहां पर आउटपुट जीएसटी आपका 7,000 रुपए यहां पर निकल कर आ जाता है। साथ में सरकार ये कहती है कि भैया आप ये पूरा का पूरा 10,000 रुपए का यहां पर आईटीसी लेकर बैठे हो ना, भाई ये कैसे, ये क्या मामला है? हमने तो आपसे वादा किया था कि आपको पूरा आईटीसी दे रहे हैं तो आप इसे पूरी लाइफ भर इस्तेमाल करके चलेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। लाइफ मानी गई थी इसकी 5 साल की, तो इसके आधार पर चूंकि आपने सिर्फ 24 महीने इस्तेमाल किया, 2 साल इस्तेमाल किया, 60% आपने इसे इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसका 60% आप हमें अमाउंट पे कर दीजिए। इसका 60% बनता है भाई साहब यहां पर आकर 6,000 रुपए बनता है। आप हमें यह पैसा वापस कर दीजिए, ये अमाउंट आप हमें पे कर दीजिए। अब सरकार कहती है आउटपुट जीएसटी 7,000 का बनता है, ये 6,000 का बनता है। विच एवर इज हायर, जो भी दोनों में अधिक है आप हमें वो यहां पर आकर पे कर दीजिएगा। ऐसे सेक्शन 18(6) के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पूरा डिस्कशन वहां पर जाकर, तो इतना आप हमें पे कर दीजिए। तो 7,000 आपको फाइनली पे करके चलना
है। आप जानते हैं हायर के पीछे क्या लॉजिक है कि हायर क्यों लिया गया यहां पर, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये जो आपका कैपिटल गुड्स आगे रिमूव हुआ है, क्या मुझे बता सकते हैं इसकी बुक वैल्यू जो थी वो क्या रही होगी? सर बुक वैल्यू रही होगी, इसकी जो शुरू की वैल्यू इसकी लाख रुपए की थी, तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक वैल्यू 2 साल इस्तेमाल करने के बाद इसकी वैल्यू रही होगी सर जी 60,000 रुपए इसकी वैल्यू रही होगी, बुक वैल्यू 60,000। लेकिन आपने बेचा कितने में? उसे 70,000 रुपए में बेचा है। तो सरकार कह रही कि भैया जो 10,000 का आपने मार्जिन कमा लिया है ना, हमें उस मार्जिन के ऊपर भी जीएसटी चाहिए। इस कारण से तो 6,000 पे जीएसटी बनता था इनका 6,000 रुपए का, मार्जिन जो 10,000 ऊपर वाला था उस पर 1,000 रुपए का बनता था, इसलिए उसके ऊपर भी मिलाकर इन्होंने कुल मिलाकर आपसे 7,000 की डिमांड कर ली है। अगर मान लीजिए आप इसे यहां पर सिर्फ 60,000 में ही बेच रहे होते, बुक वैल्यू पर ही बेच रहे होते, तो फिर दोनों का आंसर आपका 6,000 यहां पर निकल के आ जाता। अगर मान लीजिए आप इसे 40,000 में बेच रहे होते तो ये आपका 4,000 निकल के आता। फिर सरकार कह रही है ऐसे की तरह समझा दो, हम नुकसान में साझी नहीं है, प्रॉफिट में साझी आपसे हो जाएंगे, तो फिर आप 6,000 ही पे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द लॉजिक कि अगर आपने बुक वैल्यू से ज्यादा की वैल्यू पर बेच दिया है तो जो मार्जिन है उस मार्जिन को भी हम यहां जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं, इसलिए विच एवरेज हायर का कॉन्सेप्ट इन्होंने डाल रखा है। तो कहते हैं कि अगर आपका कैपिटल गुड्स है वो आपने होल लाइफ इस्तेमाल नहीं किया है तो आप प्रोपोर्शनेटली जो तरीका आपको बताया गया उसके आधार पर आपको यहां पर वापस करना पड़ जाएगा आईटीसी। नो आईटीसी शैल बी अलाउड इन केस ऑफ रीअसेसमेंट। फ्रॉड वगैरह के मामले में आपको आईटीसी बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा आपकी जो इनवार्ड सप्लाई है वो आपकी ब्लॉक्ड क्रेडिट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 75 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लॉक्ड क्रेडिट में आता है जहां पर लिखा होता है नो मीन्स नो, तो फिर आपको सॉरी आप कुछ भी करें फिर आपको वहां पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। ऐसे करके मालिक आपका ये सेक्शन नंबर 16 यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। हाँ बच्चा आजा, आ गए। अब ब्रेक क्यों लेना पड़ता है 1 घंटे में? इसलिए कि बोलते बोलते ना कहीं गति तेज हो जाती है। अब 5 मिनट के ब्रेक से ठहराव आता है और आराम से तसल्ली से बात करते हैं। इसके लिए हम सेक्शन नंबर 17 के 6 सबसेक्शन है, 1 2 3 4 5 6। 5 और 6 के अंदर हम लोग बात करते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एग्जाम में सेक्शन 17 से आएगा ही आएगा, लिख कर ले लो आप मुझसे, इस सेक्शन में से आएगा ही आएगा। ब्लॉक्ड क्रेडिट की इसमें बात कर रहे हैं और जो बाकी बचे हुए सेक्शंस हैं 1 2 3 4 उनमें बात की जाती है आपके लिए कि भाई अगर मान लीजिए कुछ एग्जेम्प्टेड में कुछ नॉन एग्जेम्प्टेड में लगाया जाए तो कैसे प्रोपोर्शनेट करोगे, या फिर कुछ टैक्सेबल में लगाया जाए कुछ नॉन टैक्सेबल में लगाया जाए तो प्रोपोर्शनेट कैसे करके चलोगे। उन तमाम बातों पर इसकी चर्चा करी जाती है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपके सामने आ रहा है ब्लॉक्ड क्रेडिट और इसमें बात करते हैं पैसेंजर मोटर व्हीकल की। तो पैसेंजर मोटर व्हीकल में सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करी जा रही है उन पैसेंजर मोटर व्हीकल की जिसकी कैपेसिटी 13 या उससे कम की है, यानी कि बस या मिनी बस, बस नहीं मिनी बस कह सकते हो, मिनी बस भी नहीं कहोगे आप, कार कहोगे बेसिकली इसे। मतलब आपको यह ध्यान रखना 13 पर्सन या कम की बात कर रहे हैं, कारों की बात कर रहे हैं। क्या यहां बस के लिए कोई भी डिनाई कर रखा है? द आंसर इज नो। अगर कोई व्यक्ति बस खरीदता है और बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्रेडिट डेफिनेटली अवेलेबल यहां पर होकर रहेगा। इसको पढ़ने से पहले सेक्शन 17(5) को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ थंब रूल भी हैं, इनको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे देंगे। गन्ने से गुड़ बनता है, बहुत ढेर सारे गन्ने को प्रोसेस करके इतना सा गुड़ बनता है। अगर कोई व्यक्ति गुड़ देने की कैपेसिटी रखता है तो क्या वो गन्ने के लिए मना करेगा? द आंसर इज नो। दूसरा, अगर गन्ना भी नहीं दिया है तो गुड़ भी नहीं दिया जाएगा, या तो ये है तो ये भी होगा, ये नहीं तो ये भी नहीं होगा। लेकिन कुछ सर्कमस्टांस ऐसे भी आएंगे कि जहां पर गुड़ तो दे दिया जाए, सॉरी गुड़ तो नहीं दिया जाएगा लेकिन गन्ना जरूर दे देंगे। वो सारी सिचुएशंस बताऊंगा कहां कैसे निकल के आएगा। एक और थंब रूल आता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। मतलब कि नॉर्मली कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे रेस्टोरेंट की सर्विस हो गई, नॉर्मली इसका क्रेडिट डिनाई किया जाता है, लेकिन अगर लेने वाला रेसिपिएंट खुद सिमिलर बिजनेस में एंगेज्ड हो, जैसी सर्विस वो ले रहा है
वैसे ही आगे सप्लाई दे रहा हो तो उन व्यक्तियों को एक्सेप्शनली वहां पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और आता है लीगल रिक्वायरमेंट। नॉर्मली अगर किसी चीज का क्रेडिट डिसअलाउ कर रखा है लेकिन वो किसी और लॉ के तहत लीगल रिक्वायरमेंट है तो वहां पर उसका क्रेडिट अलाउ करवा दिया जाता है। बात करेंगे हम यहां पर आगे चलकर आपसे वन बाय वन तमाम चीजों की। तो सबसे पहले बोला है कि कारों का क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, प्रोवाइज सीए है, और ये अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई कार खरीदती है तो कार का क्रेडिट इसे अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। क्योंकि अगर कंपनीज को कारों का क्रेडिट अवेलेबल करवा देते तो मैं बताऊं, मुझे पर्सनली कारों का बड़ा शौक है। मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, पांच कारें हैं। तो मैं तमाम कारों को कंपनी के नाम पर ही खरीदता और बिना बात का अनयूजुअल क्रेडिट में ले जाता। और ये ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या मैं अपनी पांचों कारों को अपने बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं कर रहा। फिर तो अगर मेरे पड़ोसी को भी कार खरीदनी होती तो मैं उसको बोलता कि तू मेरी कंपनी के नाम पर ले, जिससे कि मेरी कंपनी को क्रेडिट मिल जाएगा और जितना बेनिफिट मुझे होगा उस बेनिफिट को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। कुछ फायदा तुझे भी होगा, कुछ फायदा मुझे होगा और हम चूना लगा देंगे सरकार को मिलाकर, ऐसे करके। तो इसके लिए कारों का क्रेडिट नॉर्मली डिसअलाउ कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि मेरी कार का तो मुझे क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन कार रखूंगा तो उसे पालने के लिए कुछ मुझे रिपेयर मेंटेनेंस है, सर्विसिंग है, स्पेयर पार्ट्स है, एटसेट्रा है, ये सभी भविष्य में खरीदने होंगे, लेने होंगे। क्या इनका क्रेडिट मिलेगा? भाई साहब, जब गुड़ का ही क्रेडिट नहीं दिया, कार का ही क्रेडिट नहीं दिया गया, तो कार से जुड़ी हुई जो सप्लाईज हैं, चाहे रिपेयर मेंटेनेंस की हो, इंश्योरेंस की हो, स्पेयर पार्ट्स एटसेट्रा हो, क्या उनका क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज नो। जहां गुड़ नहीं दिया गया है वहां पर गन्ना भी नहीं दिया जाएगा, ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। लेकिन कुछ मामलों के अंदर यह बताया जाता है मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, कि कुछ व्यक्तियों के लिए जो कार है वो बैकबोन का काम करती है, और जिन बिजनेस के लिए बैकबोन का काम करती है उनको एक्सेप्शनली हम क्रेडिट अलाउ कर देंगे। इसमें आता है आपका एसटीडी। एस का मतलब है कि अगर आप कारों की फर्दर सप्लाई का बिजनेस करते हैं, मैंने कार खरीदी और आगे कार को बेचता हूं या किराए पर देता हूं या कोई और एक्टिविटीज करता हूं, तो मुझे कार का यहां पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ के बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बिजनेस में एंगेज्ड हूं, टूर एंड ट्रेवल एजेंसी में चलाता हूं, तो कार मेरे बिजनेस के लिए बैकबोन है, उसके बिना मेरा बिजनेस नहीं चल सकता है, तो मुझे उसका क्रेडिट यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगला है यहां पर डी। ड्राइविंग स्कूल जो चलाते हैं उनका बिजनेस मोटर कार पर ही टिका हुआ होता है, कार पर ही टिका हुआ होता है, इसलिए उनको भी कार का क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाता है। जब कार का क्रेडिट मिल गया है तो कार से जुड़ी हुई जो अन्य चीजें होती, लाइक इंश्योरेंस की सर्विस ली है, रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस ली है, तो क्या उनका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब पूरी की पूरी कार का क्रेडिट दे दिया, जब पूरा का पूरा गुड़ दे दिया, तो गन्ना देने में भला क्या शर्म आ रही है? तो यानी कि इन व्यक्तियों को कार से जुड़ी हुई सर्विसेज का, इनवर्ड सप्लाई का भी क्रेडिट अवेलेबल यहां पे करवा दिया जाता है। पहले बताइए बात पकड़ में आई या नहीं आई मालिक? प्लीज टेल मी, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अगले हेड में बात करते हैं एयरक्राफ्ट की और पानी के जहाजों की। जहाज की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, किसकी बात कर रहे हैं? जहाजों की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या हमने कोई ट्रक की बात करी है? ट्रक की बात नहीं हुई। ट्रक हमारा ब्लॉक्ड क्रेडिट श्रेणी में नहीं आता है। इसका मतलब ट्रकों का क्रेडिट हमें नॉर्मल तरीके से अलाउ हो जाएगा अगर हम उसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन है, जो कांटा लगा हुआ है, वो कारों पर और जहाजों पर लगा हुआ है, बाकी किसी और मोटर व्हीकल पे इस तरह से ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात नहीं करी गई है। तो उनका क्रेडिट नॉर्मल तरीके से अलाउ होगा, बशर्ते कि वो बाकी सारी कंडीशंस क्रेडिट बुक करने की पूरी करते हों। तो यहां पर बोलते हैं कि नॉर्मली जहाजों का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, चाहे वो इंडियन नेवी का जहाज है, चाहे एयरफोर्स का, चाहे अंबानी जी ने अपने लिए जहाज खरीद रखा है, भाई साहब, उनका क्रेडिट उनको अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। यहां तक कि उनका जो रिपेयर मेंटेनेंस है उसका भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा, ऐसे करके बोलते थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए जहाज जो हैं ये बैकबोन का काम करते हैं इनके बिजनेस के लिए, तो जिनके लिए ये बैकबोन है उनको इसका क्रेडिट अवेलेबल यहां पे करवा दिया जाएगा। जैसे मान के चलिएगा आप फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब जहाजों के आप
फर्दर सप्लाई में एंगेज्ड हैं, आपका बिजनेस ही इस चीज का है, तो यहां आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। मैं जहाज खरीदता हूं, आगे बेचता हूं या फिर आगे किराए पर देता हूं, तो मेरा बिजनेस ही इस चीज का है, तो मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की अगर मैं सर्विस देता हूं, मैं एयर इंडिया हूं, जहाज खरीदा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहा हूं, तो एयर इंडिया को यहां पर क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी बात यह कि पीछे जो बात कर रहे थे, यह बात थी पैसेंजर मोटर व्हीकल की, सिर्फ यहां गुड्स की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जो जहाज है, चाहे वो आपका गुड्स के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज हो, चाहे वो पैसेंजर के लिए होने वाला हो, दोनों की बातें करी जा रही हैं। तो यहां पर अगर मैं जहाजों का इस्तेमाल अपनी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए करता हूं, तो भी मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे करके फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर मेरा ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, दोनों में ये अवेलेबल हो जाएगा। अब मान के चलिए लाइक कोई एक जहाजों की ट्रेनिंग देते हैं, कोई नेविगेशन के लिए, जैसे मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है जो कि जहाज उड़ाना सिखाते हैं और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक जहाज खरीद रखा, चाहे वो पानी का हो चाहे वो हवाई जहाज हो, उसके लिए इसका जो जहाज है वो इसके लिए एक बैकबोन का काम करता है, इसलिए उसका भी यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यहां पर एक लाइन एक्स्ट्रा एडेड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि जहाज दोनों कैटेगरीज में आ रहे हैं, चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में हो चाहे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में हो, दोनों में आ रहे हैं। लेकिन पिछले वाले केस के अंदर सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की ही बात हम करके चल रहे थे। सर आप चाबुक लग रहे हो, ये चाबुक क्या होता है भाई? ये चाबुक पहले बताइए, ये कंप्लेंट है या कॉम्प्लीमेंट है? ये तो बता मुझे राजा हिंदुस्तानी। चाबुक, चलिए जी। उसके बाद में आगे बात करते हैं मालिक कि जहाजों को, ऑब्वियस सी बात है, अगर जहाजों का हमें क्रेडिट मिल रहा है तो उसके कनेक्टेड जो भी यहां पर हमारी लाइक इसके संबंध में रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस की जो सर्विसेज होंगी, उनका भी हमें यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऐसे करके ठीक है जी, ओके सर। आगे एक बात और निकल कर आती है, ये वाले जो जहाज थे जिनका क्रेडिट हमें अवेलेबल नहीं हुआ था, अंबानी जी को जहाज का क्रेडिट नहीं मिला, तो जहाज का जो इंश्योरेंस होगा, रिपेयर मेंटेनेंस होगा, क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा? सर गुड़ ही नहीं मिला तो गन्ना की भी उम्मीद मत करिएगा। लेकिन इस बात के दो एक्सेप्शन हैं। दो एक्सेप्शन में एक आता है टाटा और एक आता है अंबानी का एक्सेप्शन। अब टाटा मतलब जैसे कि भाई ये कार मैन्युफैक्चर करते हैं, कार इनके लिए स्टॉक के रूप में होती हैं और इन्होंने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस ले रखा है। नॉर्मली कारों का क्रेडिट उनको, नॉर्मली ये जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, कारों का जो इंश्योरेंस का क्रेडिट है ये उनको मिलता है जिनके लिए कार कैपिटल गुड्स के रूप में होती हैं, जिनको ये क्रेडिट कारों का भी मिल जाता है। लेकिन टाटा वालों के लिए तो ये स्टॉक है, तो इसके लिए तो कार का क्रेडिट मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट तो उस चीज का मिलता है जो हमारी इनवर्ड सप्लाई होती है, तो कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कारों का तो क्रेडिट बुक करने की कोई बात ही नहीं आएगी। लेकिन कारों का जो इंश्योरेंस करवा रखा है उसका क्रेडिट मिलेगा। द आंसर इज यस। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी के संबंध में, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो कारों का इंश्योरेंस करती है, प्रीमियम उसका मुख्य एक्सपेंडिचर होता है और जो क्लेम्स देने पड़ते हैं रिपेयर मेंटेनेंस के, वो इनका मुख्य खर्चा यहां पर होता है। तो रेवेन्यू पर जब इनका जीएसटी जा रहा है तो खर्चे पर भी इनको क्रेडिट मिल जाना चाहिए। नॉर्मली कारों के इंश्योरेंस का, रिपेयर मेंटेनेंस एटसेट्रा का क्रेडिट उन्हीं को मिलता है जिनको कारों का क्रेडिट मिला हुआ हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का इस कार के क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कार किसी और की है। बट एक्सेप्शनली इनको इसका यहां पर जो रिपेयर मेंटेनेंस का बिल है, इसका क्रेडिट यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो अंबानी मतलब इंश्योरेंस कंपनी और टाटा मतलब कार मैन्युफैक्चरर। टाटा अंबानी को गन्ना मिल जाएगा, भले ही गुड़ इनके पास में ना हो, भले ही गुड़ ना मिला हो, बट इनको यहां पर गन्ना जरूर दे दिया जाएगा। यही चीज मैं आपको यहां पर समझा रहा था पीछे कि या तो गुड़ मिला है तो गन्ना भी मिलेगा, गुड़ नहीं तो गन्ना भी नहीं। लेकिन टाटा अंबानी के केस में गुड़ तो नहीं है, कार का तो क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज हैं उनका क्रेडिट इनको यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है सर जी। ओके मालिक, आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। इसके बाद में फिर आती हैं आपकी पर्सनलाइज्ड लेवल की कुछ एक सर्विसेज यहां पर आ जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए फूड एंड बेवरेजेस हो गई, आउटडोर केटरिंग की सर्विस हो गई, लाइक खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस हो गई, हेल्थ की हो गई, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। इन सभी में कॉमन क्या है? ये व्यक्तिगत सर्विसेज हैं।
मतलब इनका जो रियल कंजम्पशन करने वाला है वो एक इंडिविजुअल होता है। अब ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस कोई कंपनी तो नहीं होती ना, कंपनी का तो ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं होता ना, फेशियल मसाज तो एक इंसान का ही होगा ना, तो ये इंसानों से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं। तो यहां पर लॉ मेकर कहता है कि भैया ये तो व्यक्तिगत नेचर की है, डायरेक्टर एम्प्लॉय वगैरह ये सब मौज कर रहे हैं, तो कंपनी को हम इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवा के देंगे। नो मींस नो, क्रेडिट के लिए डिसअलाउ कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट काम करेगा आपको जैसे को तैसा। जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट की या फूड बेवरेजेस की सर्विसेज का जो क्रेडिट है वो नॉर्मली डिसअलाउ किया जाता है, लेकिन अगर ये सर्विस लेने वाला खुद एक रेस्टोरेंट हो, एक सागर रत्ना रेस्टोरेंट है और वो फूड सप्लाई कर रहा है प्रोवाइड ये एक कंपनी को, तो कंपनी को तो इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर डे पर ज्यादा डिमांड आ जाती है और सागर रत्ना कुछ खाना मंगवाता है वेज इंडिया से, तो ये भी एक रेस्टोरेंट है, यहां से खाना मंगवाता है, तो जो खाना एक सिमिलर बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर सप्लाई किया गया है वहां पर सागर रत्ना को इसका क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरा, इंसानों का जो इंश्योरेंस यहां पे करवाया जाता है उस इंश्योरेंस का क्रेडिट नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर मान लीजिए केस हो आपका री इंश्योरेंस का, जैसे मान के चलिए अगर डायरेक्टर है प्रोवाइज का, एलआईसी का इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा है, बिलिंग कंपनी के नाम पर थी, तो कंपनी को इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन एलआईसी अगर कुछ पार्ट री इंश्योरेंस कर देती किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को, तो निश्चित तौर पर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी से प्रीमियम चार्ज करेगी, तो उस पर एलआईसी को यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इज इट ओके मालिक? अगर हां तो प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर हम चर्चा को और आगे अपना विस्तार से बढ़ाकर चलते हैं। सर ये इंटर वाले भी देख सकते हैं? हां बाबू, 3 सेक्शन 16, 17, 18 ये इंटर वालों के लिए भी हैं और उन दोनों के लिए, फाइनल इंटर दोनों के लिए तीनों सेक्शन समान रूप से एप्लीकेबल होते हैं, तो ये इंटर फाइनल दोनों देख रहे हैं। उसके बाद हमारी यहां पर बात हो जाती है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइक लीगल रिक्वायरमेंट की यहां पर बात आ रही होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान के चलिएगा कि कुछ एक सर्विसेज हैं, लाइक हम बात कर रहे थे, ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे, ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय, नॉर्मली इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाता है, लेकिन अदरवाइज लॉ के द्वारा ये एक नियम बना हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई लेडी एम्प्लॉय है और रात के 11 बजे के बाद पिक या ड्रॉप, मतलब उनका नाइट शिफ्ट में ड्यूटीज है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर को एक कैब करके देना मैंडेटरी होता है। तो वैसे वाले मामले के अंदर चूंकि अदरवाइज लॉ की रिक्वायरमेंट है और अगर यहां पर जीएसटी वाले क्रेडिट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये दूसरे लॉ का अपमान कर रहे हैं कि वो तो कह रहा कि नहीं करवाना जरूरी है और तुम कह रहे हो नहीं ऐसी की तैसी हम क्रेडिट भी नहीं देंगे, मतलब हम मानते ही नहीं इसको। तो इसलिए कहा गया कि अगर किसी अदरवाइज लॉ की रिक्वायरमेंट में आता है तो यहां पर क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉय के लिए ले रखा है, उसका कंपनी को क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन कुछ केमिकल फैक्ट्रीज हैं जहां पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना एम्प्लॉयर को मैंडेटरी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ अदरवाइज लॉ, तो वहां पर उनको अदरवाइज लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर उनको इसका क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो यह था आपका अगला वाला थंब रूल, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा था कि नॉर्मली तो कुछ सर्विसेज का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो किसी अदरवाइज लॉ की लीगल रिक्वायरमेंट में आता है तो यहां पर क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा ऐसे करके। यस यस सर, रेनू अग्रवाल, यस सर, मैं जानता हूं कि आप ये चाहते हो कि आप हमारा नाम ले लो सर जी। हाँ जी, बहुत खूब खा सर जी, अरे हम तो ऐसे कहते हैं हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ऐश करोगे। हाँ जी, उसके बाद में बात आती है और आगे की तरफ, आगे क्या है, आगे चलिए आगे बात करते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की। अभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मालिक होता क्या है वो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। जहां पर गुड्स और सर्विसेज, जल ग्रहण कर लें जरा, जहां पर आपकी गुड्स और सर्विसेज इकट्ठी वैल्यू पर सप्लाई किए जाते हैं एंड रिजल्टेंट प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने का ठेका, पुल बनाने का ठेका, रोड बनाने का ठेका, पाइपलाइन बिछाने का ठेका, ये सभी के सभी आपके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट रेसिपिएंट को अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं बेसिकली। एक, जैसे को तैसा, यानी कि मैं एक खुद वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, माई आउटवर्ड सप्लाई इज ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस लेता भी हूं, मान लीजिए मैंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लिया, टाइम से कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो मैंने कुछ पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और एक दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हूं, देन आगे दे रहा हूं, तो मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरी एक और बात,
मान के चलिए मैं मेरी फैक्ट्री के लिए एक मशीनरी लेकर आता हूं, मशीनरी का मुझे क्रेडिट मिलेगा, यस मिलेगा। उस मशीनरी को इंस्टॉल या इरेक्ट करवाने के लिए सीमेंट कंक्रीट का एक फाउंडेशन मैंने तैयार करवाया और उसके लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाया, सीमेंट वगैरह लेबर वगैरह सब उस कॉन्ट्रैक्टर का ही था, उसने फाउंडेशन तैयार कर दिया। इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं कैपिटल गुड्स मशीनरी का तो क्रेडिट दे रहा हूं, लेकिन मशीनरी के संबंध में जो इंस्टॉलेशन के लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली उसका क्रेडिट ना मिले, ये तो गजब हो जाएगा साहब। तो इसलिए कहा कि अगर गुड़ दे दिया है, मशीनरी तक का क्रेडिट दे दिया, तो उससे कनेक्टेड जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है उसका क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हो? तो अगर गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे दिया जाएगा। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के हुए दो एक्सेप्शन, एक अगर ये कैपिटल गुड्स के संबंध में है और दूसरा जैसे को तैसा के संबंध में है तो क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद रखना सिर्फ दो चीजों के संबंध में एक्सेप्शन है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, एक कैपिटल गुड्स और दूसरा हो गया आपका यहां पर जैसे को तैसा के संबंध में। What about बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन? अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को खोल देता हूं तो इसमें दो एलिमेंट निकलते हैं, एक बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट सरिया एटसेट्रा ये सब निकलता है और दूसरा इसमें लेबर कंपोनेंट यानी कंस्ट्रक्शन सर्विस निकल के आती है। तो जो ट्रीटमेंट बेसिकली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया वैसा ही ट्रीटमेंट यहां पर भी दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि नॉर्मली बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन सर्विस का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। मेरा अपना ऑफिस है, ऑफिस में कमरा मुझे एक्स्ट्रा बनवाना था, उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल लेकर आया, सीमेंट सरिया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन की सर्विस लिए मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन है इसके दो एक्सेप्शंस में जैसे को तैसा। अगर मान लीजिए यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मेरी आउटवर्ड सप्लाई कंस्ट्रक्शन की है और मैं कंस्ट्रक्शन की सर्विस ले रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा, मेरा बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार है, बिल्डिंग मटेरियल आउटवर्ड सप्लाई, अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल खरीद रहा हूं तो मुझे इसका क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। जैसे को तैसा वाले केस में क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। दूसरी बात, कैपिटल गुड्स के संबंध में एक मशीनरी लेकर आता हूं, मशीनरी का तो क्रेडिट मुझे मिल जाता है। मशीनरी को इंस्टॉल या इरेक्ट कराने के लिए सीमेंट सरिया लेकर आया, कंस्ट्रक्शन की सर्विस लेकर आया, इन सब का भी मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गुड़ का तो क्रेडिट दे दिया, मशीनरी का तो क्रेडिट दे दिया, मशीनरी से जुड़ी हुई चीजों को क्रेडिट नहीं दोगे? देना चाहिए। गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे देंगे, दिल दे दिया है जहां तुम्हें देंगे, मना नहीं करेंगे, ऐसे करके बोल दिया जाता है। तो गुड़ दे दिया है तो गन्ना भी दे दिया जाएगा। मशीनरी का क्रेडिट दे दिया है तो मशीनरी से जुड़ी हुई कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मेटल्स का भी क्रेडिट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आई गॉट 70 मार्क्स, दैट्स ग्रेट पीयूष, यू आर जीनियस। सर उसके बाद आगे निकल के आती हैं बातें यहां पर मालिक कॉम्पोजिशन डीलर की। ये वो लोग होते हैं जो कसम खाते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना तो हम क्रेडिट बुक करेंगे और ना ही हमारे डॉक्यूमेंट के दम पर सामने वाला व्यक्ति क्रेडिट बुक कर पाएगा। अर्थात कंपोजिट डीलर इज नॉट एंटाइटल्ड टू बुक द क्रेडिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, और आगे वो अपने कस्टमर को देता है बिल ऑफ सप्लाई रेदर देन इनवॉइस, उसके अंदर वो जीएसटी चार्ज करने का अधिकारी नहीं होता, तो इनका जो रेसिपिएंट होगा उसको भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवाया जाता है। ना खाते हैं, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। आगे बात करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की। ये विदेशी बंजारे होते हैं जो टेम्परेरी इंडिया में व्यापार करने के लिए आते हैं। तो जब ये गुड्स लेकर आते हैं तो इन्हें कस्टम्स पर आईजीएसटी का पेमेंट करना होता है। बस आईजीएसटी का एक क्रेडिट मिलेगा इनको, बाकी कोई और क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस तरह का प्रतिबंध अपने देसी बंजारों को ऊपर नहीं है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के ऊपर इस तरह का प्रतिबंध नहीं होता है। आगे कुछ मिसलिनियस बात की जाती है कि अगर हम कोई इनवार्ड सप्लाई लेकर आते हैं और उसे पर्सनल कंजम्पशन में इस्तेमाल कर लेते हैं, चोरी चकारी हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए अल्टीमेटली इस्तेमाल नहीं हो पाया, मुझे उसका भी क्रेडिट यहां पर अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। या फ्री सैंपल की बात करते हैं, ध्यान रखना फ्री सैंपल में दो बातें होती हैं। नंबर एक, अगर आप फ्री सैंपल का मतलब एफओसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे होते हो, आपने यहां पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं कराया, आपने आईटीसी बुक नहीं किया है, तो क्या आउटवर्ड साइड पर यह आपकी सप्लाई बनेगी? द आंसर इज नो। आउटवर्ड सप्लाई चैप्टर में एक चीज देखते हैं, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जिसके संबंध में आईटीसी ले रखा हो, तो यह आपका एफओसी हुआ है, परमानेंट ट्रांसफर हुआ, लेकिन आपने आईटीसी नहीं लिया था, तो यह आपका सप्लाई नहीं बनेगा और न ही आपकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनेगी। तो सैंपल जो बांट रहे हो उस पर क्रेडिट नहीं लिया है तो नो आईटीसी एंड नो आउटपुट जीएसटी। बट अगर आप क्रेडिट लेकर बैठे हैं तो वैसे वाले मामले के अंदर क्या करवाया जाएगा, फिर आपने यहां पर एफओसी से सप्लाई किया है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहां पे करवाया है, तो
परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट आपका ये हो जाएगा, जिसके संबंध में आईटीसी ले चुके हो तो आपका ये सप्लाई बन जाएगा और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी भी आपकी आ जाएगी। तो अगर आप क्रेडिट लेते हो तो आउटपुट जीएसटी भरना पड़ेगा, नहीं लेते तो आउटपुट जीएसटी भी आपको नहीं भरना पड़ेगा। चॉइस आपकी, जो ठीक लगे वो आप यहां पर कर सकते हैं। यह है आपके सेक्शन नंबर 17(5) और सेक्शन 17(6) करके यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारी बात आती है कॉमन यूसेज को लेकर। मालिक आप आराम से तसल्ली से चीजों को देखिएगा। आगे जो पढ़ाने जा रहा हूं सीए इंटरमीडिएट में भी आता है, पर मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उनसे, बट फिर भी सिलेबस का हिस्सा है तो करना तो उनको भी है। सारी बातें आराम से और तसल्ली से देखना, मैं आराम से करवाऊंगा। मैं कुछ समय के लिए भूल रहा हूं कि यह रिवीजन वीडियो है, मैं आराम से करवा रहा हूं क्योंकि इसमें अक्सर क्वेरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं यहां बैठ जाता हूं, बैठ के तसल्ली से सारी बातें करके चलेंगे। सेक्शन 17 का बैलेंस पार्ट। ठीक है जी, रेडी और नॉट बोलो पहले। आर यू रेडी? यस और नो? यस सर, वी आर रेडी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ये कहता है बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। आप जो भी इनवर्ट सप्लाई लेकर आ रहे हो, अगर आप उसे बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, और अगर आप उसे बिजनेस पर्पस के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर आप उसे कुछ बिजनेस पर्पस के लिए और कुछ अदरवाइज पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको क्रेडिट प्रोपोर्शनेट हिसाब से ही दिया जाएगा। उसमें हम प्रोपोर्शन ही करके चलेंगे, आपको पूरा क्रेडिट यहां पर नहीं दिया जाएगा। उसकी डिटेल व्याख्या अभी हम कुछ देर में अपनी करके चलेंगे। ठीक है? यस सर। तो एक्सक्लूसिवली बिजनेस यूज में आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा। एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस कुछ नहीं मिलने वाला। कॉमन यूसेज है तो प्रोपोर्शनेट करके चलेंगे। इज इट ओके? यस सर, कॉमन सेंस की बात है। आगे है एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड की बात है। यह भी कॉमन सेंस की बात है कि आप जो भी इनवर्ट सप्लाई लेकर आ रहे हो, अगर आप उसे एग्जेम्प्टेड में लगा रहे हो आपको एक धेले का आईटीसी नहीं मिलने वाला, और अगर आप उसे नॉन एग्जेम्प्टेड में लगा रहे हो, नॉन एग्जेम्प्टेड में दो चीज आ जाती हैं यहां पर, एक टैक्सेबल और दूसरा जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि जो एक्सपोर्ट वाली सप्लाई है। तो नॉन एग्जेम्प्टेड में लगा रहे हो तो आपको पूरा का पूरा आईटीसी मिलेगा, लेकिन अगर आप उसका कॉमन यूसेज कर रहे हो, मिक्स यूसेज कर रहे हो, तो फिर आपके लिए प्रोपोर्शन जैसी बातें करी जाएंगी। प्रोपोर्शन कैसे होगा वो आगे आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है? यस सर। कॉमन यूसेज में हम बात करके चलेंगे। यह है आपका कॉमन यूसेज। अगर करते हैं तो क्या किया जाएगा। यहां पर ये 2 पेज का मेरा पूरा एनालिसिस है, जिसमें रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 यहां पर कंप्लीटली आपके आ जाते हैं। मैंने देखा कि एग्जाम टाइम में अक्सर इन 2 पेजेस पर क्वेरीज आपकी पूछी जाती हैं, तो आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं इनपुट और इनपुट सर्विसेज की तो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की तो क्या होगा। पहले यहां आ जाइए, इनपुट और इनपुट सर्विसेज। अच्छा, दोनों के बीच में अंतर क्या है। यहां पर कॉमन यूसेज में अगर मैं इनपुट लेकर आता हूं 100 किलोग्राम और उसे कॉमन यूज में लगाता हूं तो ध्यान सुनना, तो मैं इसे क्वांटिफाई कर सकता हूं कि इतना तो मेरा लग गया भैया, से 40 किलोग्राम एग्जेम्प्टेड में गया, बाकी 60 किलोग्राम नॉन एग्जेम्प्टेड में चला गया, तो मैं इसे क्वांटिफाई कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कैपिटल गुड्स लेकर आता हूं, एक मशीनरी लेकर आता हूं और इसको मैं कॉमन यूसेज में लगाता हूं, तो क्या मैं इसे क्वांटिफाई कर सकता हूं? कर तो सकता हूं, लेकिन क्वांटिटी के रेशियो में नहीं, बल्कि इसके लाइफ के रेशियो में कहीं ना कहीं मैं इसे प्रोपोर्शनेट करके चलूंगा। तो इनपुट सर्विस के संबंध में क्वांटिटी वाइज प्रोपोर्शन करेंगे और कैपिटल गुड्स के संबंध में लाइफ वाइज प्रोपोर्शनेट करके चलेंगे। कैपिटल गुड्स की जो डीम्ड लाइफ रखी गई है वो है 5 बरस की, यानी कि 60 महीने की रखी गई है एंटायर जीएसटी लॉ के अंदर। राइट? यस सर। तो जब आप इनपुट या इनपुट सर्विस के कॉमन यूसेज की बात करते हैं तो आपका पहला कदम क्या है?
आप मंथली कैलकुलेशन करेंगे, हर महीने कैलकुलेशन आपको करनी है। आपका जो भी इनवॉइस में जीएसटी लिखा था, आप 100 किलोग्राम मटेरियल लेकर आए हैं, भले ही आप अपने यहां, बाबू मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना यार प्लीज, भले ही आप अपने यहां उसे कुछ एग्जेम्प्टेड में कुछ नॉन एग्जेम्प्टेड में लगाएंगे, लेकिन वो बाद की चीज है। पहले जितना आपके इनवॉइस में जीएसटी अमाउंट लिखा हुआ था, आप पूरा क्रेडिट बुक कर लीजिए। क्यों बुक कर लें? क्योंकि सरकार को पोर्टल पर मैच भी करवाना है कि उस बंदे ने जितना जीएसटी भरा, कि आपने उतना ही क्रेडिट लिया है कि नहीं लिया है। तो वहां से उसका जीएसटीआर 1 गया था, आपका यहां जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हुआ होगा, और आप अपना ई क्रेडिट लेजर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल उतना ही अमाउंट यानी कि पूरा का पूरा क्रेडिट बुक कर लीजिए। फिर अपने यहां R&D कर लो कि आप कितने के हकदार हो और कितने के हकदार नहीं हो। जितने के हकदार हो उतना रहने दो, जितने हकदार नहीं हो उतना रिवर्सल डालो। तो यहां पर बोले गए कि आप इसमें पूरा का पूरा, मान लीजिए आपका 18,000 का बनता था, पूरा जो क्रेडिट बनता था, उसमें से आप जो जितने के लिए इन एलिजिबल हो उतना आप यहां से रिवर्स कर दीजिए। हर महीने, एवरी मंथ आपको रिवर्सल करना होगा। तो मान लीजिए आपने लेट सपोज 8,000 रुपए का जो क्रेडिट था वो आपका इन एलिजिबल था, तो आपने उसको यहां से घटा दिया और नेट रह जाता है आपके पास में 10,000 रुपीज ओनली। सर डायरेक्ट ही 10,000 बुक क्यों नहीं किया? अगर मैं डायरेक्टली 10,000 बुक करता तो मिस मैचिंग होती। वो 18,000 दिखा रहा है, आप 10,000 ले रहे, तो मैचिंग में दिक्कत आती सरकार को। सरकार कहती पहले जितना उसने पे किया तू पहले पूरा बुक कर, फिर उसे वहां से अपना हटा दे। ये हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इन एलिजिबल वाला पोर्शन है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक है एक्चुअल बेसिस पर, अगर आपको वाकई में पता है कि मेरा कितना तो गया एग्जेम्प्टेड में, कितना नॉन एग्जेम्प्टेड में, है ना, फिर तो बहुत अच्छी बात है, एक्चुअल बेसिस पे काम करके चलिए। तो जितना आपका गया है एग्जेम्प्टेड में, उतने तक जो आपका क्रेडिट बनता है उतना तक आप यहां से रिवर्स कर दीजिए एक्चुअल बेसिस पर। लेकिन जनरली ये पता नहीं लग पाता, बड़ी फैक्ट्री लेवल पे काम चल रहा, भाई साहब माल आया, कुछ यहां गया कुछ वहां गया, तो पता नहीं चल पाता। इवन पता लगता भी तो एट द एंड जाके पता लगता है कहां पर कितना कंज्यूम हुआ, वो आपका डे टू डे बेसिस पे नहीं पता लग पाता कहां कितना गया है। तो उसके लिए एक फिक्स्ड फॉर्मूला दिया गया है कि काम करना कि आप यहां पर ना जो आपका लाइक नॉन बिजनेस, दो है आपके इन एलिजिबल के कारण, एक एग्जेम्प्टेड में इस्तेमाल होना और दूसरा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होना। तो आपका जो भी नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, जो भी आपका नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए फिक्स्ड फॉर्मूला दिया गया है कि जो भी आपका सीसी का मतलब कॉमन क्रेडिट है, ध्यान रखना, सीसी का मतलब कॉमन क्रेडिट, जो भी आपका कॉमन क्रेडिट है उसका 5% हम मान लेंगे। अगर आपका बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों में इस्तेमाल होता है तो हम, और आपको एक्चुअल बेस पे पता नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि कॉमन क्रेडिट का 5% आपका नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऐसा यहां पर मान लिया जाएगा। इज इट ओके? यस सर। और इसमें से एग्जेम्प्टेड के लिए कितना निकला, उसको हम टर्नओवर के रेशियो में प्रपोर्शनेट कर देंगे, उसको हम टर्नओवर के रेशियो में प्रपोर्शनेट कर देंगे। टर्नओवर का रेशियो कैसे निकालेंगे भाई? जो आपका एग्जेम्प्टेड का टर्नओवर था डिवाइड बाय योर टोटल टर्नओवर। टर्नओवर कैलकुलेशन आगे सिखा रखे, टर्नओवर कैसे निकालते हैं, आप चिंता मत करना। तो जो भी आपका एग्जेम्प्टेड का टर्नओवर है वो डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, और कॉमन क्रेडिट को इस तरह से हम निकाल देंगे। तो इससे हमारे पास में चर्बी निकल आएगी, फैट निकल आएगा, इन एलिजिबल पोर्शन निकल आएगा, नॉन बिजनेस पर्पस का भी और हमारे एग्जेम्प्टेड में जितना लगा उसका भी, और इस टोटल को हम यहां से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास में नेट आईटीसी यहां पर बचा रह जाता है। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? या तो एक्चुअल बेस पे काम कर लो, और एक्चुअल का डेटा नहीं है तो ये फिक्स्ड जो फॉर्मूलेज आपको दे रखे हैं, एक टर्नओवर रेशियो दे रखा है और एक नॉन बिजनेस पर्पस के लिए 5% दे रखा है, यहां इस तरह से फैट निकल आएगा, इस फैट को रिड्यूस कर दीजिए, बाकी जो बचेगा वो आपके पास में रह जाएगा, ऐसे करके। राइट सर। अब बात करते हैं एनुअल कैलकुलेशन की। तो ये जो प्रोसेस थी आप हर महीने करते जा रहे थे, अब पूरा साल बीत गया। साल बीत जाने पर आप जानते हैं कुछ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट भी आते जाते रहते हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या किसी और कारणों के चलते हुए हो सकता है कि आपका जो रिवर्सिबल अमाउंट है वो, वैसे आपने रिवर्स कितना किया होगा सर? अगर हम इसी क्वेश्चन के मुताबिक बात करके चलें तो
तो मान लीजिए सेम डेटा रिपीट होता है आपका हर महीने, तो कॉमन क्रेडिट 18,000 के मुताबिक हो गया आपका 2,16,000 रुपए का, ठीक है ना। और आपका जो इन एलिजिबल क्रेडिट हुआ पूरे साल भर का, अगर यही डेटा रिपीट होता है तो 96,000 रुपए का आपका कॉमन क्रेडिट यहां पर बनता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर पता लगा कुछ डेबिट क्रेडिट नोट का कुछ चक्कर पड़ा और पता लगा कि नहीं भैया ये तो आपका 1,00,000 या 90,000 होना चाहिए था, आपने रिवर्स कर दिया 96,000, लेकिन रिवर्स करना चाहिए था आपको मात्र 90,000, यानी कि आपने 6,000 एक्स्ट्रा रिवर्स कर दिया है। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा रिवर्स कर दिया तो आप उसे री अवेल कर लीजिए, 6,000 का क्रेडिट रीबुक आप अपनी किताबों के अंदर कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपने 96,000 रुपए रिवर्स कर चुके हो, लेकिन आपको करना चाहिए था 1,00,000 रिवर्स, यानी कि 4,000 रुपए का आपने शॉर्ट रिवर्सल किया है। तो कोई बात नहीं, 4,000 रुपए का रिवर्सल अब कर दीजिए, या 4,000 रुपए के बराबर का एक अमाउंट आप सरकार को पे कर दीजिए। और इसके लिए जो तारीख है वो अगले साल की 30 सितंबर यहां पर आपकी रखी गई है। अगले साल की 30 सितंबर तक जो भी आपको कुछ प्लस माइनस करना है उसके अंदर, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, पूरे साल का एनुअलाइज डेटा लिया और आपका ये निकल के आया था 96,000 रिवर्स किया था, हो सकता है ये ज्यादा रिवर्सल कर दिया हो सकता है कम रिवर्सल कर दिया हो, तो जो भी प्लस माइनस करना है, एडजस्टमेंट करनी है, आप उसे 30 सितंबर तक निपटा दीजिएगा और बात खत्म यहां पर हो जाएगी मालिक। तो यह है आपका यहां पर आकर इनपुट और इनपुट सर्विस के संबंध में, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। अब हम बढ़ते हैं कैपिटल गुड्स की तरफ। कैपिटल गुड्स के अंदर वो क्या बोलता है, सुनिए जरा हमारी बात को। सबसे पहले वही आप कैपिटल गुड्स लेकर आते हैं तो जो भी इनवॉइस के अंदर जीएसटी का अमाउंट लिखा हुआ था, आप उस अमाउंट को अपनी किताबों में पूरा का पूरा बुक कर लीजिए, क्योंकि सरकार चाहती पहले मैचिंग तो हो, जितना जीएसटी उसने भरा है उतने तक का क्रेडिट अपनी किताबों में ले लो, और जो तुमने यहां पर गुल खिलाए हैं अपने यहां लाकर इस कैपिटल गुड्स को, उसके हिसाब से आप अपने यहां R&D कर लीजिएगा। तो पहले मैंने पूरा क्रेडिट यहां पर बुक कर लिया, और उसके बाद जो भी मेरा इन एलिजिबल अमाउंट था उसको मैं रिवर्स करूंगा। रिवर्सल को हम ऐसे बोल सकते हैं पे एन अमाउंट, या उतने तक का अमाउंट मैं अपने जो मेरा लेजर होता है ई लायबिलिटी लेजर, उसके अंदर भी मैं इसको ऐड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पोर्टल पर अलग अलग लेजर होते हैं। तो जो ई क्रेडिट लेजर है उसमें मेरी एसेट है और ई लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर मेरी लायबिलिटी होती है। तो या तो मैं अपनी एसेट को कम कर लूं या लायबिलिटी को बढ़ा दूं, बात तो एक ही होती ना मालिक। तो लायबिलिटी बढ़ाने से थोड़ा सा ट्रैक पता लग जाता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्रेडिट को नहीं छेड़ रहे, उसके इक्वलेंट हम लायबिलिटी वहां पर क्रिएट कर देते हैं। तो आप इसे अपने दिमाग में रिवर्सल ही मान के चलें, हालांकि यहां पर आउटपुट लायबिलिटी में ऐड होता है, बट दिमाग में रिवर्सल रख के चलें, चीज समझ में अच्छे से आपको आ जाएगी। तो पहले आप पूरा बुक कर लीजिए, और जितने के लिए आप इन एलिजिबल हैं, आप योग्य नहीं है, उतना तक आप रिवर्सल यहां पर कर देंगे वैसे करके। लेकिन रिवर्सल का अमाउंट कैसे निकालें? इनपुट में तो क्वांटिटी रेशियो में हमने क्वांटिफाई कर दिया उसे, लेकिन कैपिटल गुड्स में क्वांटिटी वाइज तोड़ नहीं सकते उसको। तो क्या किया जाएगा? मान लीजिए आपका 18,000 रुपए का जीएसटी लग के आया था बिल के अंदर, डीम्ड लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स 60 महीने की है। तो सबसे पहले आप इस पूरे के पूरे क्रेडिट को ओवर द पीरियड ऑफ 60 मंथ स्प्रेड कर दीजिए, हर महीने पर निकाल दीजिए कितना कितना आता है। तो हर महीने के हिसाब से जो क्रेडिट बनेगा आपका 300 रुपए, बिकॉज मैं 18,000 में 60 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 300 रुपए आता है। ये है मेरा कॉमन क्रेडिट, हर महीने का मेरा 300 रुपए 300 रुपए 300 रुपए 300 रुपए है। तो आपने पूरा का पूरा क्रेडिट बुक कर लिया। अब इस 300 रुपए के कॉमन क्रेडिट में से आपको हर महीने चर्बी निकालनी है, आपको हर महीने चर्बी निकालनी होगी। चर्बी कैसे निकालेंगे? प्रपोर्शन के आधार पर। वही आपका जितना भी उस पर्टिकुलर मंथ का, उस मान लो जनवरी महीने की बात कर रहा हूं, तो जनवरी मंथ का जो भी आपका एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ऐसे करके आप उसका यहां पर निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर सपोज 30 लाख का था किसी पर्टिकुलर मंथ का, और टोटल टर्नओवर मेरा 70 लाख रुपए का था, तो मैं यहां से निकाल लूंगा और ये मेरा निकल के आ रहा है 128 रुपए 57 पैसे। अगर यही टर्नओवर मेरा 60 महीने तक लगातार चलता है, मैं मान के चलो अगर यही टर्नओवर रहता है, मेरा बदलाव नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा? 18,000 का क्रेडिट डे 1 पर मैंने पूरा बुक कर लिया, और 60 महीने तक हर महीने इतना अमाउंट मैं अपनी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करता चला जाऊंगा। ऐसे करके यहां पर बात हो जाएगी। तो क्या आप मुझे बता सकते कुल मिलाकर मेरी आउटपुट लायबिलिटी में कितना अमाउंट ऐड हो जाएगा? फाइनली मैं करके देखता हूं। यहां पर आएगा 128 रुपए 57 पैसे हर महीने। अगर मैं
128 इनटू करते हैं इसमें हम 60 की, तो लगभग 7,714 रुपए मेरे आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएंगे, या ये कहिए कि मेरा आईटीसी का रिवर्सल हो जाएगा। 18,000 पूरा बुक किया था और इतना उसमें से रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन ये ओवर द पीरियड होगा, ओवर द लाइफ ऑफ द कैपिटल एसेट यहां पे करवाया जाएगा। इज इट ओके मालिक? पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत आपको? बस अंतर इतना कि कैपिटल गुड्स में लाइफ के आधार पर बात करेंगे और इनपुट सर्विस में क्वांटिटी के आधार पर हम लोग बात करके चलेंगे। पहले मुझे बताइए ये ओके है तो मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज माय डियर। ये ओके है तो मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ नहीं करना यार, पूरा का पूरा क्रेडिट बुक कर लीजिए, हर महीने पर एलोकेट कर दो आप उसे, और उसमें से निकाल लो कितना फैट, कितनी चर्बी निकलती है, प्रपोर्शन कर लो टर्नओवर के रेशियो में, और हर महीने उतना ऐड करते चले जाओ, बात खत्म। इतनी सी बात होती है बस, ठीक है ना? यस सर, ओके सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। यस ठीक है मालिक, आगे बढ़ते हैं साहब। आगे आता है आपका स्पेशल केस नंबर 1। इसमें आती है क्वेरीज, जो स्पेशल केस आपके सामने आ रहे हैं। क्या होगा अगर ऐसा हो तो कि शुरू में यूज किया हुआ गया आपने कैपिटल गुड्स को एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्टेड पर्पस। आज मैं कैपिटल गुड्स लेकर आता हूं और आज सीन ये है मेरे बिजनेस के अंदर कि आई विल यूज द कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्टेड पर्पस। तो क्या आज मेरी हिम्मत होगी कि मैं आज उसका क्रेडिट बुक कर लूं? जब मुझे साफ दिख रहा है कि आई विल यूज इट फॉर एग्जेम्प्टेड पर्पस, तो आज मैं कोई क्रेडिट बुक नहीं करूंगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि मैंने एक नया प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री में और ऐड कर दिया, और अब उस कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल कॉमन पर्पस के लिए किया जाएगा। कुछ टैक्सेबल के लिए किया जाएगा और कुछ एग्जेम्प्टेड के लिए किया जाएगा। यानी कि मैं कुछ मेरा अब जो क्रेडिट है वो एलिजिबल बनेगा और कुछ मेरा क्रेडिट इन एलिजिबल बनेगा कॉमन क्रेडिट के लिए। तो एक बात बताओ, इस डेट से पहले मैंने जितना भी इस्तेमाल किया, क्या उस पीरियड का मैं क्रेडिट लेने का अधिकारी हूं? द आंसर इज नो, बिग नो, क्योंकि वहां पर एग्जेम्प्टेड था। आगे चलकर अगर मान लीजिए मैं यहां एग्जेम्प्टेड में लगा रहा हूं, तो उसका क्या क्रेडिट ले पाऊंगा? द आंसर इज नो। और अगर जो नॉन एग्जेम्प्टेड में लगा रहा हूं उसका क्रेडिट ले पाऊंगा? द आंसर इज यस। तो ध्यान दीजिए, दो जगह कांटे लगे हुए हैं, ना तो इस पीरियड का मुझे क्रेडिट मिलेगा, और दूसरे पीरियड में जहां कॉमन यूसेज है वहां पर जितना तक मैंने एग्जेम्प्टेड में लगाया है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इसको हैंडल कैसे किया गया? अब यहां पर आकर जब मुझे पता लगा कि ये कॉमन यूसेज में आ गया है, क्योंकि पीरियड 1 में जब मैं खरीद कर लाया था तो उस समय तो मुझे क्रेडिट बुक करने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन जब यहां पर अधिकार मिला कि भैया आप क्रेडिट ले सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 100% क्रेडिट। जितना इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ था पहले मैं पूरा का पूरा वो क्रेडिट बुक करूंगा। पूरा काहे बुक कर रहे हो सर जी? सुनो, आप कह रहे होगे सर इतना बुक करो ना जितना यहां पर था, क्योंकि इस पीरियड का तो मिलेगा ही नहीं, तो जितना आपका रिमेनिंग था वो बुक करो ना। नहीं, रिमेनिंग नहीं, पहले पूरा बुक करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको मैच कराना चाहती कि जितना जीएसटी उसने भरा था कि वाकई में उतना क्रेडिट तुम्हारे यहां पर बनता है कि नहीं। पहले पूरा बुक कर लो, फिर जितने के लिए तुम इन एलिजिबल हो उतना वहां से हटा दो, बात खत्म। पहले पूरा बुक करो, उसके बाद अपने तुमने यहां क्या किया उसे हटाइए। हमने कहा पूरा बुक कर लिया, इसमें से इन एलिजिबल निकालो। अब इस पूरे पीरियड के लिए तुम्हें बिल्कुल भी एलिजिबल था ही नहीं, तो इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाकर दिया कि आप एक काम करो, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से बात कर लो यहां पर आकर। अब मान लीजिए पीरियड 1 के अंदर मेरे 6 क्वार्टर थे, मान लीजिए पीरियड 1 के अंदर 6 क्वार्टर थे, तो 6 क्वार्टर का हो गया 30%, तो 18,000 मेरा टोटल बनता था, तो 18,000 का 30% हो गया 5,400। तो इतना तक का तो मैं बिल्कुल भी हकदार हूं ही नहीं, इसको तो बिल्कुल डिनाई मार दीजिए। 18,000 का क्रेडिट मेरा ई क्रेडिट लेजर में चला जाएगा और 5400 रुपए की मेरी ई लायबिलिटी रजिस्टर में इस डेट पर मैं पहुंचा दूंगा। यानी कि 18,000 रुपए की मेरी ये चला गया भाई साहब ई क्रेडिट लेजर के अंदर, और इसी डेट पर मेरा 5,400 चला जाएगा ई लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। प्रैक्टिकली मुझे जो बेनिफिट दिखा वो 18,000 माइनस 5,400 यानी लगभग 12,600 का मुझे बेनिफिट यहां पर हुआ, क्योंकि मेरी 18,000 की एसेट बढ़ी और 5,400 की मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो मेरा नेट गेन बेसिकली 12,600 रुपए का यहां पर रहा है। राइट, अच्छा। उसके बाद अब आता है आपका ये वाले पीरियड का कैसे निकाल के चलोगे, ये वाले पीरियड का कैसे निकालोगे? तो इस वाले पीरियड का निकालने के लिए उन्होंने कहा कि पहले आप इस क्रेडिट को ना पीरियड पे एलोकेट करो।
अब मेरे पास दो चॉइस हैं कि पहली चॉइस तो यह है कि मैं इसका होल क्रेडिट लूं और होल पीरियड लूं। होल क्रेडिट और होल पीरियड तो मंथली निकलेगा। मंथली कॉमन क्रेडिट मुझे निकालना है। मंथली कॉमन क्रेडिट निकालना है तो या तो होल क्रेडिट डिवाइड बाय होल पीरियड या फिर बैलेंस क्रेडिट डिवाइड बाय बैलेंस पीरियड, ये करके चलो। तो आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ऐसा करना चाहिए हमें, क्योंकि 18,000 का लिया था, 5,400 का सीन खत्म हो गया, बचता है 12,600, तो मैं 12,600 को एलोकेट करना चाहिए मंथली। 12,600 को एलोकेट करोगे तो आपको बैलेंस लाइफ रखनी पड़ेगी। लॉ मेकर ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, काम करो, पूरा क्रेडिट ले लो और पूरी लाइफ पर एलोकेट कर दो, मतलब सिर्फ आपको इससे रहेगा, मतलब सिर्फ इस वाले से रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि 18,000 डिवाइडेड बाय पूरे पीरियड पे 18,000 को एलोकेट कर दिया और हर महीने निकल के आएगा 300 300 300 300। तो यहां तक जो 300 300 इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो आ रहा है इससे मुझे मतलब है कि मेरा मंथली कॉमन क्रेडिट हर महीने का 300 रुपए निकलकर आ रहा है और इस 300 रुपए के हर महीने के कॉमन क्रेडिट को मैं अपना टर्नओवर के रेशियो में निकाल लूंगा और इसमें से मेरा जितना भी इनएलिजिबल है उसको मैं हटा दूंगा। तो मैंने पूरा का पूरा यहां पर पूरे पीरियड पर होल क्रेडिट को होल लाइफ में एलोकेट कर दिया। अब ये मेरा पीरियड 1 था जहां पर मेरे 6 क्वार्टर की बात थी, तो ये तो मेरा इरेलीवेंट हो चुका है बिकॉज इसका तो मैं ट्रीटमेंट दे चुका। 5,400 का ऑलरेडी मैं अपनी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर चुका। अब तो फिलहाल मुझे इससे मतलब है। इसमें हर महीने जो मेरा 300-300 रुपए का आ रहा है, इसमें से एलिजिबल और नॉन एलिजिबल ये मुझे यहां पर निकालना होगा। तो नॉन एलिजिबल निकालने के लिए मुझे वही 300 रुपए का मेरा ये बनता है और मान लीजिए महीने का जो टर्नओवर है, एग्जेम्प्टेड का टर्नओवर 30 लाख का था, टोटल टर्नओवर मेरा इतना बनता था, तो ये मैं यहां से डिवाइड करूंगा, वैसे करके मेरी हर महीने की लायबिलिटी यहां पर आएगी। और जो बचे हुए महीने थे मेरे 42 महीने, मान लीजिए अगर यहां पर 18 महीने थे तो जो बचे हुए 42 महीने हैं उनके ऊपर मैं इसको एलोकेट कर दूंगा। तो यानी कुल मिलाकर इस केस में पूरा सीन क्या रहा, 18,000 का क्रेडिट मैंने बुक किया, 5,400 मैंने पहले वाला पीरियड था उसके लिए आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर दिया और उसके बाद मालिक फिर हमने क्या किया, फिर हमने बैलेंस जहां पर कॉमन यूसेज आई वहां पर 128.57 इंटू 42 महीना, ये 5,400 आ गया बेसिकली ये भी, और सेकंड पीरियड के लिए भी 5,400 मेरा माइनस हुआ। तो प्रैक्टिकली मेरे पास जो गेन रहा वो कितना रहा, ये आ गया जी 18,000 माइनस 5,400 माइनस 5,400, तो प्रैक्टिकली मेरे पास गेन रहा 7,200 रुपए का। लेकिन कैलकुलेशन कुछ इस कदर की गई, पहले पूरा बुक कर लिया, फिर पीरियड 1 का निकाल दिया जितना उस पूरे पीरियड 1 के लिए एलिजिबल नहीं था, पीरियड 2 में कॉमन यूसेज था तो वहां पर प्रोपोर्शनेट करके इन एलिजिबल के लिए मैंने कैलकुलेशन कर दी है और ऐसे करके हम अपनी बात यहां पर निपटा देते हैं। मालिक मुझे बताइए बाबू मेरे, बात समझ में आई या नहीं आई, हां या ना? हाँ या ना मालिक? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई प्लीज। बड़ा आसान है यार, मतलब ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। प्रैक्टिकल देखो ना कि आप कितने के लिए एलिजिबल हो, कितने के लिए एलिजिबल नहीं हो। जहां एलिजिबल नहीं हो वहां कांटा मारो, जहां एलिजिबल हो वहां राइट का निशान लगा दो, बात खत्म। यस सर। तो ये हो गई हमारी बात यहां पर ऐसे करके मालिक। अब आता है आपके सामने स्पेशल केस नंबर 2 यहां पर निकलकर आता है। इसको भी जरा ध्यान से देखो। अगर ऐसा हो तो कैसा होगा कि शुरुआती दौर में वो आपका नॉन एग्जेम्प्टेड था। आज मैं एक कैपिटल गुड्स लेकर आया हूं और आज मेरी आउटवर्ड सप्लाई नॉन एग्जेम्प्टेड है। आज मुझे लगता है कि होल लाइफ नॉन एग्जेम्प्टेड में इस्तेमाल किया जाएगा। तो मुझे बताइए आज मैं मेरी किताबों में क्रेडिट बुक कर लूंगा या नहीं करूंगा? यस और नो? आज मैं क्रेडिट बुक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? हां सर, आज आप क्रेडिट बुक कर लोगे। थैंक यू सुमित, कर लेंगे। तो नॉन एग्जेम्प्टेड में था तो मैंने पूरा का पूरा 18,000 रुपए क्रेडिट अपनी किताबों में, होल क्रेडिट मैंने आज ही अपनी किताबों में बुक कर लिया है। अब आगे चल के क्या हुआ कि यहां पर एक कट ऑफ डेट आई और यहां से अब ये कॉमन यूसेज में लगना शुरू हो गया। तो मैं इस पीरियड का आईटीसी पूरा मुझे मिलेगा पीरियड 1 का, और पीरियड 2 का जो आईटीसी है उसमें से जो मेरा एलिजिबल है एक पीरियड का मिलेगा और दूसरे पीरियड का मुझे नहीं मिलेगा। मतलब उस पीरियड में एक पार्ट का मिलेगा, एक पार्ट का नहीं मिलेगा।
तो कट ऑफ डेट पर आकर क्या मुझे पहले आईटीसी बुक करना है? ऐसी की तैसी। ई क्रेडिट लेजर में तो ये मेरा पहले ही जा चुका था, यहां पर मुझे कुछ नहीं करना है, यहां पर तो सिर्फ मुझे चर्बी हटानी है। ई क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी डे 1 पर वो ऑलरेडी जा चुका है, यहां कुछ नहीं करना। यहां ई क्रेडिट लेजर में मुझे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला वही पुराने वाला कि 18,000 का अगर बनता था तो 18,000 को आप सबसे पहले ओवर द पीरियड आप उसे एलोकेट कर दीजिए। ध्यान रखना, ओवर द पीरियड एलोकेट करने के लिए ऑलवेज 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 वट एवर मे हैपन, चाहे नॉर्मल केस हो, स्पेशल केस 1 हो, स्पेशल केस 2 हो, होल क्रेडिट डिवाइड बाई होल पीरियड। मंथली, एक महीने का, किसी भी महीने का कॉमन क्रेडिट निकालना है, चाहे इस महीने का, इस महीने का, इसका, किसी भी महीने का कॉमन क्रेडिट निकालना है। होल क्रेडिट डिवाइड बाय होल पीरियड एंड होल पीरियड 60 मंथ। तो मेरा मंथली कॉमन क्रेडिट निकल आएगा। तो मंथली कॉमन क्रेडिट मेरा 300 रुपए निकलता है, टर्नओवर के रेशियो में निकाल दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, एलोकेट कर दूंगा, तो मेरी मंथली लायबिलिटी ये निकल के आ जाएगी। लेकिन ये मेरी मंथली लायबिलिटी कहां से पेबल होगी? सर ये पेबल होगी वहां से जहां से हम कॉमन यूसेज में आए हैं। तो जो भी मेरा बैलेंस पीरियड है, अगर ये पहला पीरियड 18 महीने का है तो जो मेरा बैलेंस पीरियड होगा 42 महीने का, उस पीरियड के लिए मुझे हर महीने 128 रुपए 57 पैसे ऐड करने पड़ेंगे अपनी आउटपुट लायबिलिटी के अंदर। और आईटीसी शुरू में पूरा का पूरा मैं बुक कर चुका था। तो आईटीसी 18,000 पहले दिन ही बुक कर चुका था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 128 रुपए 57 पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे 42 महीने तक, तो यानी कुल मिलाकर 5,400 रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे। तो 18,000 ले चुका था, 5,400 का रिवर्सल हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली गेन रहा मेरे पास में 12,600 रुपए का। तो ये थे आपके रूल नंबर 42 और 43। ये था कॉमन यूसेज को लेकर ट्रीटमेंट मालिक मेरे। यहां पर टर्नओवर का अलग अलग मीनिंग दे रखा है। एंटायर जीएसटी के अंदर टर्नओवर का मीनिंग अलग अलग होता है। आप इसे यहां से देख लीजिएगा कि कहां पर क्या निकल के आता है। एक शानदार सी टेबल मैंने आपको यहां पर बनाकर दी है। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बात करते हैं एडिशनल ऑप्शन टू बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को बोल रहे हैं कि भैया आपकी तो बहुत सारी एग्जेम्प्टेड सर्विस होती हैं, बहुत सारी आपकी नॉन एग्जेम्प्टेड सर्विस भी होती हैं। तो आप इतने सारे प्रपोर्शनेट और ये सब झगड़े में ना पड़ के आप एक काम कर सकते हैं कि इफ यू आर यूजिंग योर इनवर्ट सप्लाई इन योर कॉमन यूसेज, तो आप आधा बुक करो, आधा छोड़ दो, आधा बुक करो, आधा छोड़ दो। अगर 1 लाख रुपए का इनवॉइस था, 18,000 जीएसटी लग के आया था, तो सिर्फ बुक ही 9,000 करके चलो, बाकी छोड़ दो। ये ऑप्शन यहां पर इनको बनाकर दे दिया है। इट इज एन एडिशनल ऑप्शन बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बैंकिंग सेक्टर्स। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर आकर मालिक, और वो महत्वपूर्ण बात कुछ इस तरह से है। जैसा कि हम जानते हैं एग्जेम्प्टेड जो मेरी सप्लाईज होती हैं उनके संबंध में कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट मुझे अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो नॉन एग्जेम्प्टेड होती हैं उनका कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट मुझे मिल जाता है। तो इस आईटीसी चैप्टर के लिए क्या एग्जेम्प्टेड है, क्या नॉन एग्जेम्प्टेड है? तो देखो, 3 चीजों को तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आती हैं। एक, अगर कोई 100% की एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है, या नील रेटेड है, या इवन नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। 3 पे तो कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं, इनको तो आप जानते ही हो। इसके अलावा 3 और ऐसी सप्लाई हैं जिनको एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। वो एक्चुअल में एग्जेम्प्टेड है नहीं, पर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि हम उनके संबंध में आईटीसी दिलवाना नहीं चाहते हैं। कैसे करके? पहली बोलते हैं आरसीएम की सप्लाई। आप इनको याद रखना, इनके पूरे लॉजिक वगैरह सब मैंने क्लास में दे रखे हैं, इस समय बस आपको याद रख के चलना। एक आरसीएम की सप्लाई, एक सिक्योरिटी ट्रेडिंग, और एक हो गई आपकी सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, वास्तव में तो ये आपकी न गुड्स होती है, न सर्विस होती है, न सप्लाई होती है। ऐसे सिक्योरिटी आपकी जो ट्रेडिंग कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, वो वास्तव में कुछ होती नहीं, ना सप्लाई ही नहीं होती, तो भला आप उसे एग्जेम्प्टेड सप्लाई कैसे कह सकते हो? इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इनके संबंध में हमें क्रेडिट नहीं देना होता है, इनके संबंध में क्रेडिट नहीं देना होता है, इसलिए हम इनको कह रहे हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई। क्योंकि मेरा आईटीसी का नियम सिर्फ इतना बोलता है कि एग्जेम्प्टेड है तो नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो क्रेडिट मिल जाएगा। तो 3 चीजें और बढ़ गई हैं, इनको डीम्ड एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा। बोलो मेरे साथ कौन कौन सी? एक, अगर आरसीएम की सप्लाई दे रहे हो। नंबर 2, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर रहे हो। नंबर 3, कंप्लीटेड बिल्डिंग या लैंड की आप यहां पर सेल कर रहे हो, इनको भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा। लेकिन इनका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए? हमारी जो बिल्डिंग है उसको सर्कल रेट पर लेके चलेंगे। सर्कल रेट का मतलब होता है वो वाली वैल्यू जिसके ऊपर हमें
अपना स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है। अगर मैं एक प्लॉट खरीदता हूं और उसका मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो क्या 1 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है? जी नहीं। इसका एक सर्कल रेट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। हो सकता है कि वो 60 लाख रुपए का सर्कल रेट हो जिसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी चुकानी है, तो इसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा टर्नओवर पर्पस के लिए, तो वो 60 लाख पर यहां पर किया जाएगा। सिक्योरिटी ट्रेडिंग के लिए इसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा टर्नओवर पर्पस के लिए, वो 1% पे किया जाएगा। अगर 1 करोड़ की सिक्योरिटीज आपने सेल कर दी हैं, तो 1 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 लाख रुपए। तो उसका वैल्यूएशन 1 लाख पर यहां पर किया जाएगा। ऐसे करके बात करी जाती है। इसके अलावा हमारी नॉन एग्जेम्प्टेड सप्लाई कौन कौन सी होती हैं? नॉर्मली हम जानते हैं कि एक हमारी वो जिस पर हम जीएसटी भर रहे हैं टैक्सेबल वो होती है, और एक हमारी जीरो रेट होती है। नॉर्मली तो यही होता है, लेकिन कुछ और को भी यहां पर शामिल किया गया है नॉन एग्जेम्प्टेड में। ध्यान दीजिए, अगर नॉन एग्जेम्प्टेड है तो हमें आईटीसी अवेलेबल हो जाता है। कुछ जगहों पर सरकार आईटीसी दिलवाना चाहती है, इसलिए उन्होंने इनको जानबूझकर नॉन एग्जेम्प्टेड बोला है। एक तो हो जाता है आपका ओशन फ्रेट। ओशन फ्रेट यानी कि जो गुड्स, आपका माल, जो वेसल है एक माल लेकर वो जा रहा है, इसकी सप्लाई एक्सपोर्ट में आपकी काउंट हो जाती है मालिक। तो यहां आउटपुट जीएसटी तो इसका होता नहीं है। तो सरकार चाहती कि शिपिंग कंपनी वाले को यहां पर आईटीसी अवेलेबल हो जाए। तो भले ही आउटपुट साइड में जीएसटी ना हो, उसके बावजूद भी सरकार आईटीसी इसको दिलवाना चाहती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसकी सस्ते से सस्ती पड़े। इसलिए यहां पर इसको बोला गया है नॉन एग्जेम्प्टेड सर्विस, मतलब इसके संबंध में आईटीसी अवेलेबल करवाया जाएगा। दूसरी एक और बात, मान के चलिए कि मैं यहां पर मेरा बिजनेस है और मैं अपनी कोचिंग्स यहां पर प्रोवाइड करा के चलता हूं और कोचिंग्स पर जीएसटी लगता है। 4 पैसे अगर मैंने इंटरेस्ट के कमा लिए, ब्याज के कमा लिए, तो क्या आप इसे एग्जेम्प्टेड सर्विस बोलोगे? अगर आप इसे एग्जेम्प्टेड बोलोगे तो ये मेरी ऊपर वाली कोचिंग टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्टेड है, तो मेरा जितना भी कॉमन क्रेडिट है वो सारा का सारा प्रोपोर्शनेट करना पड़ जाएगा, और फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसे सेक्शन 17 के थ्रू ना गुजरना पड़े। तो इसलिए कहा कि आप इसे इग्नोर कर दोगे। चश्मा निकालो और ऐसे करो, बोलो हमने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है। मतलब इंटरेस्ट वैसे तो आपकी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन आईटीसी पर्पस के लिए इसे एग्जेम्प्टेड नहीं मानेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग भी आपका आईटीसी अलाउड रहेगा, मतलब कि कोई इस वाले केस के अंदर कोई आईटीसी का डिस अलाउड नहीं करवाया जाएगा। तो ये वाली बातें हैं। आगे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, विद सॉल्यूशन दे रखे हैं, इन चीजों को और गहराई से समझने के लिए, तो आप इनको यहां से कर सकते हैं। यह था आपका कॉमन क्रेडिट का फंडा मालिक। अब मुझे बताइए, बात पकड़ में आई? आइए अब शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 18 बेहद आसान सेक्शन है, और इस सेक्शन के अंदर यह बताया गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ से रंगीन दुनिया में जाने पर क्या होता है, और रंगीन दुनिया से ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में आने पर क्या होता है। तो पहले बात करते हैं यहां पर कि पहले जीवन ब्लैक एंड व्हाइट था और यहां से रंगीन दुनिया में चले गए। दोनों का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी अवस्था थी जहां पर आपकी जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनती थी, अकॉर्डिंगली आपको आईटीसी भी नहीं मिलता था, हर जगह सूनापन छाया हुआ था। अब अचानक से बदलाव आता है, समय बदलता है हर व्यक्ति का, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर कि जीएसटी भी अब आपका ये लगना शुरू हो गया और करस्पॉन्डिंगली आईटीसी भी मिलने शुरू हो जाएंगे। एक अलग ही फेज यहां आपका शुरू हो गया है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ के दौरान जो भी परचेज कर रखी होगी, क्या उस पर आईटीसी लिया हुआ होगा? नहीं। जब नहीं ले रखा होगा, लेकिन अब उसका यहां पर कुछ स्टॉक बचा हुआ था इस कट ऑफ डेट पर, अब ये स्टॉक यहां पर आएगा। तो वो जो स्टॉक इधर साइड में आया है, रंगीन दुनिया में आया है, जो पोटली गांव से चलकर शहर में आई है, अब इसका क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? तो यहां की जो फ्रेश परचेज है उनका भी मिल रहा है, जो स्टॉक जो आया था जिस पर नहीं ले रखा था उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि वो जो स्टॉक यहां आया है अब सेल होगा, जैसे भी होगा तो उस पर फाइनली आउटपुट जीएसटी जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी आपको आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाता है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके इनपुट को लेकर। तो जो स्टॉक है वो इनपुट के स्टॉक की बात कर रहा हूं, चाहे वो एज सच पड़ा हुआ हो, चाहे वो WIP की फॉर्म में हो, या फिर वो आपका
एक फिनिश्ड गुड्स के अंदर कंटेन्ड रहा हो, तो किसी भी फॉर्म में हो, फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता, जो भी बचा कुचा, इस पूरे सेक्शन का एक जो क्रक्स वर्ड है वो है बचा कुचा, तो जो भी बचा कुचा स्टॉक था उसका आईटीसी यहां पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, सिचुएशन मैंने क्रिएट की है, यहां पर आकर 18(1)(a) निकल के आता है। नए रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यहां ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ हुआ करती थी, यहां पर दुनिया रंगीन हो गई है। क्यों? क्योंकि आपका नया नया रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस वाले फेज में आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और यहां पर आकर रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये आपकी कट ऑफ डेट यहां पर आ जाती है 10/9/2020 की। तो यहां से जो भी आपका स्टॉक था बचा कुचा 600 किलोग्राम का, तो 600 किलोग्राम के संबंध में आपको आईटीसी मिल जाएगा। आपने यहां पर परचेज करी थी, आपको एक ढेले का भी क्रेट अवेलेबल नहीं हुआ था, 36,000 का जीएसटी भरा था 1000 किलोग्राम पे। अब 600 का स्टॉक बच के इस फेज में आ रहा है, तो आपको प्रपोर्शनेट आईटीसी यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक, 18(1)(b) भी ऐसी ही पैटर्न पे काम करता है। यहां तो क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन लॉफुली आपको करवाना पड़ा है। 18(1)(b) में बस इतना फर्क आएगा कि वहां पर जो रजिस्ट्रेशन होगा वो वॉलंटरली आप अपना करवा के चल रहे हो, बाकी वो अपना सेम है, एज इट इज अ सेम क्वेश्चन है, बस रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी करवाया गया है। उसके बाद में 18(1)(c) अपना निकल के आता है। सी बात करता है कॉम्पोजिशन, पहले इस कॉम्पोजिशन में थे तो जीएसटी लायबिलिटी तो बनती थी, बट आपको आईटीसी बुक करने का अधिकार नहीं था कॉम्पोजिशन में। लेकिन अब आप रेगुलर स्कीम के अंदर आ गए हो, तो कॉम्पोजिशन से जो भी पोर्टली लेकर आ रहे होगे उसमें जो भी बचा कुचा आपका किसी भी फॉर्म का इनपुट होगा उसका क्रेडिट आपको यहां पर आकर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आपने यहां खरीदारी करी थी 1000 किलोग्राम की, 36,000 का टैक्स बनता था। 600 किलोग्राम का स्टॉक लेकर यहां रेगुलर स्कीम में आए हो तो आपको प्रपोर्शनेट आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर आकर एक चीज और आती है कि बचा कुचा जो कैपिटल गुड्स है उसका भी आपको क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। उसके बारे में यहां पर बताते हैं कि मान लीजिए आपने कैपिटल गुड्स यहां पर खरीदा था और यहां पर आकर आप कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम यानी रेगुलर स्कीम का हिस्सा बन जाते हैं, तो यहां से यहां तक के बीच में कितने क्वार्टर हो गए? सर जी 4 क्वार्टर हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि अब एंटायर जीएसटी के अंदर जो डिप्रेशन का रेट एक तरह से लिया जाता है वो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से लिया जाता है। तो यहां से यहां तक के 4 क्वार्टर बन जाते हैं तो 20% आपकी कटौती हो जाएगी। टोटल आईटीसी 14,400 बनता था, 20% नहीं पूरा बनता था 18,000 का, 20% इसमें से काट दिया। जो बचा कुचा क्रेडिट था वो है 14,400 रुपए का, और वो आपका यहां पर आकर आपको आईटीसी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो कैपिटल गुड्स की जो बची कुची लाइफ है, बची कुची लाइफ से संबंधित जो बचा कुचा क्रेडिट है वो भी आपको यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाता है। 18(1)(d) आता है, वो बात करता है पहले एग्जेम्प्टेड में डील करते थे, अभी टैक्सेबल में डील करते हो, तो वहां पर क्या होगा? फॉर्मूला वहां पर सेम लगेगा, इनपुट के बारे में वही बचा कुचा प्रपोर्शनेट का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसे ही कैपिटल गुड्स की बात भी वहां पर करता है, जो बचा कुचा कैपिटल गुड्स की लाइफ है उसका यहां पर क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है, जरा गौर से देख लीजिएगा। 18(1)(a)(b)(c)(d), ए बी के अंदर सिर्फ इनपुट बचे कुचे इनपुट की बात होती है, सी और डी के अंदर बचे कुचे इनपुट के साथ साथ कैपिटल गुड्स की बात भी की जाती है। कभी कभी आपको परेशान किया जा सकता है क्वेश्चन बनाकर ए और डी के अंदर। ए और डी में डिफरेंस क्या है? देखिए यहां पर आप अनरजिस्टर्ड थे और रजिस्टर्ड हुए, ठीक, लेकिन यहां पर क्या था? एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में आया, बट इन दोनों सिचुएशंस में बंदा पहले से रजिस्टर्ड है, बंदा पहले से रजिस्टर्ड है। तो अब एक काम करना कि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने निकल के आए कि बंदा पहले एग्जेम्प्टेड में डील करता था फिर टैक्सेबल था, तो ये चेक करना केयरफुली कि आप 18(1)(a) में फॉल कर रहे हैं या 18(1)(d) में फॉल कर रहे हैं। डी में फॉल तब करते हैं जबकि ये दोनों पॉइंट पर पहले भी और अब भी बंदा रजिस्टर्ड था पहले से, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के संबंध में पहले एग्जेम्प्टेड था, अब वो टैक्सेबल हो गया है, तो 18(1)(d) लगेगा, अदरवाइज 18(1)(a) लगेगा। ए और डी में ऐसा क्या फर्क है? 18(1)(a) के अंदर सिर्फ इनपुट की बात करते हैं, जबकि डी में अगर फॉल करोगे तो इनपुट के साथ साथ कैपिटल गुड्स की बात भी आपसे कर ली जाती है। यही है आपका सेक्शन नंबर 18(1). अब बात करते हैं 18(2) की। 18(2) जो है वो सपोर्ट करता है 18(1) को ही। इसमें ये बताया जाता है कि भैया जी जो आप ये क्रेडिट बुक कर रहे हो ना, तो जिस दिन आप क्रेडिट बुक कर रहे हो वहां से 1 साल से ज्यादा पुरानी आपकी इनवॉइस नहीं होनी चाहिए, ऐसा यहां पर बताया गया। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस
आप अपना ये क्रेडिट यहां पर बुक कर सकते हो। या बात को उल्टा पढ़ें कि अगर मैं आज क्रेडिट बुक करने बैठा हूं तो जिस इनवॉइस के दम पर मैं क्रेडिट बुक कर रहा हूं, दैट इनवॉइस शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर, वरना उसे पोर्टल पर भी मैंने दिखा रखा है, वरना वो उसे पकड़ेगा ही नहीं। अगर 1 साल से पुराना इनवॉइस है तो इनवॉइस की डेट को पकड़ता ही नहीं है पोर्टल, ठीक है। यस सर। प्रोसीजरल एस्पेक्ट बता रखा है। अब चूंकि एक आईटीसी आप खुद से क्लेम कर रहे हैं एज ए रेसिपिएंट, तो वहां से वो GSTR1 वो जो मैचिंग वगैरह था वो सब तो नहीं हो सकता यहां पर आकर, क्योंकि आप तो पहले से रजिस्टर्ड ही नहीं थे या एग्जेम्प्टेड में डील करते थे, तो ये आपको खुद क्लेम करना पड़ता है। इसके लिए आप फॉर्म फाइल करते हैं ITC01 करके। 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना होगा। 30 डेज कहां से? जहां से आप एलिजिबल हो गए थे, कट ऑफ डेट से 30 डेज के अंदर अंदर एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। आप ये करके चलेंगे और अकॉर्डिंगली बात करेंगे। क्लेम अगर आपका 2 लाख से ज्यादा है तो CA सर्टिफाई करेगा कि जो आप क्लेम कर रहे हो वो सही यहां पे करके चल रहे हो। 18(3) आपका आता है कि जब आप एक चालू बिजनेस को बेच देते हो तो क्या होगा। तो जितनी भी आपकी एसेट हैं, जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं, सबकी सब न्यू ओनरशिप पे ट्रांसफर हो जाती हैं। किताबों में तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो ITC है वो तो आपके रजिस्ट्रेशन से लिंक आपके ई क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ होगा सप्लायर जी। कह रहे हाँ, तो फिर वो सामने वाले के ई क्रेडिट लेजर के अंदर कैसे पहुंचेगा। तो इसके लिए इस बंदे को एक फॉर्म यहां पे भरना पड़ेगा जिसमें बोलेगा कि भाई मेरा इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, ये नई वाले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो मैं फॉर्म भरूंगा, वो जब मैं फॉर्म भर दूंगा तो उसके पास सूचना जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे करके चिट्ठी आई है, आप बताइए। वो बोलेगा ठीक है ओके। तो जैसे ही वो ओके करेगा तो यहाँ का जो बैलेंस था यहाँ से उठकर दूसरे वाले के ई क्रेडिट लेजर के अंदर वो ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, वैसे करके बोला जाता है, ठीक है जी। वैसे अदरवाइज इन इटसेल्फ जो बिजनेस है, जो चलता बिजनेस आपने बेच दिया है, तो बिजनेस की सेल पर तो GST आपका लगता भी नहीं है, ये बात भली भांति आप जानते हो। वो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट की जाती है, लेकिन जो क्रेडिट है वो ऐसे करके यहां पर नई ओनरशिप पर ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, ऐसा बोलता है आपका 18(1)(C) करके। अब सॉरी 18(1)(3) करके, ठीक है। अब बात करते हैं 18(1)(4) की। अब मामला थोड़ा उल्टा होने के लिए जा रहा है कि रंगीन दुनिया से अगर हम एक ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा। जैसे कोरोना के टाइम पर हुआ था, लोग पोटली ले लेके गांव की तरफ भागे थे, गांव ही याद आए थे ऐसी महामारी के दौरान, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यानी कि ये रंगीन दुनिया वो है जहां पर कि आप GST आपको मिल रहा, मतलब देना पड़ रहा था, ITC आप क्लेम कर रहे थे। ब्लैक एंड व्हाइट जमाना वो आ जाता है कि जहां आपकी आउटपुट GST लायबिलिटी भी नहीं होती और करस्पॉन्डिंग आपको ITC भी अवेलेबल नहीं होता है। ये सिचुएशन कब बन सकती है, अगर आप रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन में जा रहे हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट पहले से टैक्सेबल था और अब आपका वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो ऐसे हालातों के अंदर ये समस्या यहां पर पैदा हो जाती है। तो यहां तो आपने जो भी अपना क्रेडिट वगैरह था सारा का सारा आप लेकर बैठे हुए थे। अब जो भी बचा कुचा स्टॉक होगा, उस स्टॉक को लेकर जब इस फेज में पहुंचोगे तो क्या मुंह दिखाओगे, वहां तो सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे मान के चलिए मर्सिडीज को लेकर खेतों में जा रहे हैं, क्या करोगे वहां ले जाकर, किसी काम के नहीं है, नो यूज। ऐसे ही इस ITC का यहां पर क्या इस्तेमाल है, क्योंकि यहां तो कोई आउटपुट GST लायबिलिटी है ही नहीं, करोगे क्या ले जाकर, इसलिए इसको यहीं पर जला दिया जाता है। तो बोलते हैं इतना तक आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अमाउंट पे करना मतलब कि एक लायबिलिटी क्रिएट कर दे। देखिए, एक तो होता है ITC को डायरेक्ट ही रिड्यूस कर देना, और एक होता है उसका तरीका कि एक इक्विवेलेंट लायबिलिटी क्रिएट कर देनी जिससे कि वो आपका खत्म हो जाए। तो जितना भी आपका बचा कुचा स्टॉक है उससे कनेक्टेड जो भी आपका ITC बनता है उतना तक अमाउंट आपका आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी कुछ ITC अगर आपका बच जाता है तो आपका लैप्स कर जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका ITC आगे नहीं जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी, यहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मोटी बात ये है। मर्सिडीज लेकर जा रहे हो तो गांव में बाहर ही छोड़ देना, वहीं आग लगा देना उसमें, क्योंकि वहां खेतों में उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक सर जी। यहां पर हम दोनों की बात करते हैं, इनपुट की भी बात करते हैं और अपने कैपिटल गुड्स की भी बात करते हैं। तो जो भी बचा कुचा इनपुट लेके जा रहे हो या बचा कुचा कैपिटल गुड्स लेके जा रहे हो, उससे रिलेटेड बची कुची लाइफ से संबंधित जो ITC है उसे रिवर्स कीजिए, यानी कि आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कीजिए और फिर उस लायबिलिटी का पेमेंट कीजिए बाय यूजिंग ITC। फिर भी कुछ ITC बच जाता है तो वो आपका यहां पर लैप्स करा दिया जाएगा। वो वाली बात आपकी यहां पर दे रखी। कैसे भला, देखिए 18(1)(4) के अंदर हमने अपनी परचेसिंग की थी 1000 किलोग्राम की, ठीक है सर, एंड
यहां पर आकर हमारी जो सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट अपनी हो जाती है। हमारे पास बचा कुछ आता 600 किलोग्राम जो कि अलग अलग फॉर्म में दे रखा था। ठीक है, हम यहां पर एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू आउटपुट लायबिलिटी। हमने आउटपुट लायबिलिटी यहां पर क्रिएट अपनी करवा दी है। तो 600 किलोग्राम की प्रोपोर्शनेट कितनी बनेगी जरा बताएंगे आप मुझे। सर 1000 किलोग्राम पे जीएसटी भरा था हमने इतने का, तो 600 किलोग्राम पे सर जी कितना निकल के आएगा 21,600 सर जी निकल के आएगा ये। तो हमारी 21,600 रुपए की लायबिलिटी अपनी यहां पर आकर हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसका फिर हम पेमेंट भी करके चलेंगे नो डाउट। और पेमेंट कैसे किया जाएगा सर जी, आउटपुट लायबिलिटी डेबिट टू आईटीसी। आईटीसी नहीं है तो कैश, हालांकि मेरे पास है बैलेंस आईटीसी का, तो 21,600 का आईटीसी मेरा खत्म हो जाता है। उसके बाद में जो मेरे कैपिटल गुड्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि जो भी आपका बचा कुचा कैपिटल गुड्स है उसको निकालिए। लेकिन यहां पर कैपिटल गुड्स के लिए बची कुची लाइफ निकालने के लिए मंथली प्रपोर्शन किया जाता है। मंथली प्रपोर्शन, जब गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो क्वार्टरली प्रपोर्शन है, और जब शहर से गांव की तरफ आते हैं तो मंथली प्रपोर्शन दिया जा रहा है। खैर, तो यहां पर जो 6 महीने इस्तेमाल कर लिया है तो जो जितना यूज कर लिया उतना घटा दो, बाकी बचा कुचा है इतने की लायबिलिटी आपकी पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो 21,600 ये और 16,200 ये, टोटल मिलाकर आपको इतनी लायबिलिटी पे ऑफ करनी है। इसको पे करने के बाद भी आपका आईटीसी बच जाता है तो आपका यहां पर लैप्स करवा दिया जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18.5 रिक्वायर्ड नहीं है। 18.6 क्या बोलता है, वादा न तोड़, ये वादा न तोड़। मतलब क्या है, मतलब इसका बिल्कुल साफ ये है कि भाई साहब, बाबूजी, भैया जी, कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स यहां पर लेकर आए हैं, आपने उसका आईटीसी यहां पर क्लेम किया है और फिर आप उसे बीच में ही धोखा दे देते हैं, आप उसे छोड़ देते हैं, आप उसे बेच बाच देते हैं, तो जो बेचने बाचने पर जो भी जीएसटी आएगा, क्योंकि परमानेंट ट्रांसफर किया आपने बिजनेस असेट का तो एबीसी टेस्ट फुलफिल होता है, तो यहां पर आकर ये आपका मालिक जीएसटी निकल कर आ जाता है। दूसरा, इसको सप्लाई बेसिकली बन तो गया नो डाउट, लेकिन इधर से भी बात करेंगे कि यार आईटीसी तुमने लिया था और तुमने वादा किया था कि आप इसकी होल लाइफ जो कि डीम की जाती है 5 साल तक इस्तेमाल करके चलोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, आपने इसे होल लाइफ इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। मान लीजिए प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकल के आ रहा जो रिवर्सेबल था, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं या मंथली भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस यहां पर आपके दे रखे होते हैं, आपको जो ठीक लगे। ये 21,600 निकल के आता है, तो आईटीसी रिवर्सल कह लो या आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना कह लो, यह आता 21,600 रुपए का, और ये आपका आउटपुट जीएसटी आ रहा था 12,600 रुपए का। इन दोनों में जो भी आपका ज्यादा हो, विच एवर इज हायर, वो आपको फाइनली पे ऑफ करना होता है। ऐसा किस लिए बोला, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इसे ज्यादा में बेच देते, 90,000 में बेच देते, तो हो सकता है 21,600 से अमाउंट ज्यादा निकल के आ जाता। तो ये कह रहे कि यार जहां सरकार का ज्यादा फायदा है, अगर आप देखोगे, मोटी बात मैं आपको बताऊं, अगर बात समझ जाओ तो, कि जो इनकी अगर आपका ये सेल प्राइस इनकी बुक वैल्यू से ऊपर जा रहा है, तो जो ऊपर वाला मार्जिन है सरकार उसको भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, क्योंकि अगर बुक वैल्यू के बराबर ही बेचा तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर आएगी। बुक वैल्यू से नीचे बेचा है तो ये वैल्यू कम आएगी, तो फिर आपको ये भरना पड़ेगा, और बुक वैल्यू से ऊपर बेचा है अगर आपने तो फिर ये वाली वैल्यू आपकी ज्यादा निकल के आएगी और आपको ये भरना पड़ेगा। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव वो ये कि जितना तक बुक वैल्यू से ऊपर बेच रहे हैं उस वाले मार्जिन के ऊपर भी सरकार को जीएसटी चाहिए होता है, वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार प्रोसेस में फॉल कर जाती हैं, प्रोसेस के अंदर चली जाती हैं, तो फिर वो आपकी खत्म होके ही बाहर निकलती हैं। मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्चर, तो अगर मैंने उनको डाल दिया तो उनके लिए ये नहीं कहा जाता कि 5 साल इनकी लाइफ है, वो बेसिकली बोले तो कैपिटल गुड्स जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनपुट टाइप ही चीज होती हैं। तो वो एक बार अगर आपने डाल दिया प्रोसेस के अंदर तो मान लीजिए पूरा का पूरा खत्म हो गया एक तरीके से वो। तो अगर वो आप यहां प्रोसेस में डालते हैं और कुछ समय बाद आप उसको बेच देते हैं, तो वहां सिर्फ एक ही साइड का फॉर्मूला काम करेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू में आप जीएसटी की मल्टीप्लाई करके आउटपुट जीएसटी निकाल के चलेंगे। ये जो आप आईटी से रिवर्सल वाला फॉर्मूला यहां पे लगा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला इस पर काम नहीं करके चलेगा। किस पर? रिफ्रैक्टरी, ब्रिक्स, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स और फिक्चर्स के संबंध में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो। हाँ सर जी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक तरफ है 18,123 और दूसरी तरफ है 18,456। यह है बात करता है ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर, यानी गांव से शहरों की तरफ। ये बात करता है शहरों से गांव की तरफ। ओके, यहां कट ऑफ पर क्या होता है, जो भी बचा कुचा होता है
उसके संबंध में क्रेडिट बुक करते हो। यहां क्या करते हो, कट ऑफ डेट पर जो भी बचा कुचा है उसके संबंध में एक आउटपुट लायबिलिटी आपको ऐड करनी होती है, एक प्रकार का लायबिलिटी में एडिशन होता है। यहां पर प्रपोर्शन कैसे करते हो, जो इनपुट है उसको क्वांटिटी के आधार पर प्रपोर्शनेट किया जाता है, और जो कैपिटल गुड्स है वो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से किया जाता है। इनपुट को यहां भी प्रपोर्शन किया जाएगा क्वांटिटी के रेशियो में, और जो कैपिटल गुड्स है 18.4 की बात करोगे तो मंथली प्रपोर्शन है, 18.6 की बात करोगे तो मंथली या क्वार्टरली, जो तुम्हें ठीक लगे करके आ सकते हो। सी इंस्टीट्यूट भी दोनों को वैलिड मानता है और लॉ भी यहां दोनों को वैलिड मान के चलता है, तो जो आपको ठीक हो वो आप यहां पे करके आ सकते हो। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान में रख के चलनी है मेरे कबूतर। इस बार मैंने सेक्शन 18 की जो लैंग्वेज है उसको काफी आसान बनाया है, मतलब एक हैंड रिटन लैंग्वेज यहां पर तैयार की हुई है, और रूल्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर फाइनली आपके लिए लैंग्वेज मैंने यहां पर ये लिखी है। ओके सर जी। उसके बाद में मालिक आता है आपका यहां पर साहब सेक्शन नंबर 19, जो कि जॉब वर्कर की आपसे बात करके चलता है। चले? यस सर। तो अगला सेक्शन आता है आपका सेक्शन नंबर 19, जॉब वर्कर के संबंध में है। ये क्या है पूरा कॉन्सेप्ट जॉब वर्कर का, आइए रिकॉल कर लेते हैं। आ जाओ। तो ये यहां पर जॉब वर्कर अपना हो गया जी, और यहां कैसे हो गया, यहां आ गया जॉब वर्कर, और ये है इसका रॉ मटेरियल सप्लायर। अच्छे से जानते हैं कि जब यहां से गुड्स यहां के लिए ट्रांसफर किया जाता है तो ये सप्लाई नहीं बनता है, और सप्लाई नहीं बनेगा तो इस पर जीएसटी की बात भी नहीं करी जाएगी, ठीक है। और जब यहां से माल काम खत्म होने के बाद लौट के आता है तो ये भी एक सप्लाई नहीं बनता है, और इस पर हम लोग जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे, ठीक है। अब चूंकि जाते समय यहां पर सप्लाई नहीं बनता, जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन प्रेमिसेस से तो गुड्स बाहर गया है, तो गवर्नमेंट इस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना चाहती है। ध्यान दीजिएगा, अगर सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है तो वो वहां पर ट्रांजैक्शन को पक्का कंट्रोल जरूर करेगी। इसके लिए बोला गया कि आप ना एक फॉर्म पकड़ो ITC 04 करके, और इसके अंदर आप हमें डिटेल्स दीजिएगा कि आप कितना माल जॉब वर्कर को भेज रहे हैं। तो ये पहले फॉर्म क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पर हुआ करता था, लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक ये अपना कर दिया गया है हाफ ईयर फ्रीक्वेंसी पर या फिर एनुअल फ्रीक्वेंसी पे कर दिया गया है। फर्स्ट हाफ काउंट किया जाता है अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर पे एंड हो जाएगा, और 25 अक्टूबर तक आपको ये ITC 04 फॉर्म भरना पड़ेगा इन 6 महीनों के लिए। अगला हाफ अकॉर्डिंगली बाद के जो 6 महीने हैं उनका बनेगा, और उसके लिए 25 अप्रैल तक आपको ये ITC 0 फॉर्म भर के देना होगा। और एनुअल फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ऑब्वियस सी बात है, पूरा साल खत्म होने के बाद में जो 25 अप्रैल आएगा अगले फाइनेंशियल ईयर का, वहां पर आपको ये देना होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये हाफ ईयर किसके लिए है और एनुअल किसके लिए रखवाया गया है। तो हाफ ईयर है बड़े बड़े लोगों के लिए जिनकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, जिनका कारोबार 5 करोड़ से ऊपर का जा रहा होता है, तो उनके लिए ये है। और 5 करोड़ तक कारोबार लिमिटेड है, तो आप एनुअल फ्रीक्वेंसी पर सरकार को बता सकते हो। बिल्कुल ठीक है जी। यहां पर काम खत्म हो जाता है, और काम खत्म होने के बाद अब इस गुड्स की यहां पर वापसी कराई जाती है। ये जो वापसी हो रही होती है इसके लिए समय दिया जाता है, 1 साल के अंदर अंदर वापस हो जाना चाहिए, या फिर कैपिटल गुड्स है तो 3 साल के अंदर अंदर ही वापस आ जाना चाहिए। दोनों में एक्सटेंशन की गुंजाइश बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 साल और 2 साल का एक्सटेंशन यहां पर दिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है साहब। दूसरी बात यह है कि ये वापस लाके करोगे क्या, ऑब्वियस सी बात है, यहां लाकर या तो हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, या फिर हम इसके ऊपर अपना जो डोमेस्टिक सेल करेंगे तो जीएसटी भरेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आपने रॉ मटेरियल लेकर आए थे, आपका जो ITC था वो इंटैक्ट यहां पर रहेगा, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप ठीक से काम करते हैं, पूरे पैटर्न के मुताबिक काम करते हैं तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने गुड्स को हो सकता है यहीं से डायरेक्टली बेच दें, यहां से आप इसे डोमेस्टिक के लिए सप्लाई कर दें, या फिर आप इसे एक्सपोर्ट कर दें, तब भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जीएसटी कलेक्ट करना, जीएसटी यहां पर आ जाएगा। एक्सपोर्ट करते तो एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, तो वहां पर जीएसटी की बात फिर वैसे भी नहीं हो पाती है। इज इट ओके? यस सर। तो आप लॉफुली काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप 1 साल या 3 साल के भीतर ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, या फिर आप उसे डोमेस्टिकली सप्लाई करके जीएसटी नहीं भर पाते, या मोटी बात कहूं अगर ये लौट के नहीं आ पाता है 1 साल या 3 साल के भीतर, तो फिर क्या किया जाएगा? तो फिर सरकार समझेगी कि आपने उनको यहां पर बेवकूफ बनाया था,
और वो इसे जब सप्लाई उस समय तो नहीं माना था, लेकिन अब बैक डेट पर जाकर सप्लाई मान लेंगे और आपको जीएसटी इसके ऊपर भरना पड़ जाएगा, वो भी विद इंटरेस्ट, जो कि बड़ी खतरनाक वाली सिचुएशन हो जाएगी। हालांकि जब गुड्स यहां से जाता है तो अंडर चलान बनकर वो जाता है, तो उस चलान को उस समय के लिए तो चलान था, लेकिन अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने लॉ को ब्रेक किया है, वापस लेकर नहीं आए हो विद इन द टाइम, तो फिर आपका ये जो चलान है इसे इनवॉइस के इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा, वहीं पर टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा और अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, वो भी विद इंटरेस्ट। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब ये जो 1 साल 3 साल की लिमिट है, इसमें क्या है, एक चक्कर और पड़ता है कि मान लीजिए यहां पर आपका सप्लायर था जिसने रॉ मटेरियल आपको सप्लाई किया था। अभी तो हम नॉर्मली बात ये कर रहे हैं कि यहां से माल यहां आया और यहां से यहां गया, तो 1 साल 3 साल की लिमिट आपकी यहां से काउंट करी जाती है। लेकिन अगर माल आपने डायरेक्ट यहां पर सप्लाई करवा दिया हो तो ऐसे हालात में 1 साल या 3 साल की जो लिमिट है वो आपकी यहां से काउंट की जाएगी जिस दिन की जॉब वर्कर ने अपना गुड्स रिसीव कर लिया था प्रेमिसेस के अंदर। ये वाली बात हो गई। ओके सर जी। जॉब वर्कर जो अपनी एक्टिविटीज यहां पर कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी का सीन क्या रहेगा साहब? तो साहब उस पर जीएसटी का सीन ये रहेगा कि अगर ये एग्रीकल्चर के संबंध में फिर तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, अदरवाइज ये बंदा रजिस्टर्ड है जॉब वर्कर तो इसको भी अपनी जो एक्टिविटीज करी हैं जॉब वर्कर खुद उसके ऊपर अपना जीएसटी भर देगा, अपनी सर्विस के ऊपर जीएसटी यहां पर भर देगा। जॉब वर्क एक प्रकार की सर्विस होती है, शेड्यूल 2 के अंदर ये बताया गया था। ठीक, यस। अब क्या है, अब कुछ और ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन को लेकर ऑब्लिगेशन आता है, और दूसरा आता है लाइक आपका यहां पर वेस्ट और स्क्रैप के ऊपर जीएसटी कौन भरेगा, ये ऑब्लिगेशन आता है जी। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, इसके संबंध में ये आता है निकल के। अगर आपका जॉब वर्कर एक रजिस्टर्ड आदमी है तो रजिस्ट्रेशन तो उसने ले लिया है, वेस्ट एंड स्क्रैप के ऊपर भी वही ड्यूटी भर के चलेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट भी वही मेंटेन करके चलेगा। लेकिन अगर आपका जॉब वर्क आदमी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्ट्रेशन तो वो नहीं ले रहा, तो जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, जो प्रिंसिपल आदमी है, वो अपनी आरसी के अंदर जॉब वर्कर के प्रेमिसेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में डिक्लेयर करके चलेगा। वेस्ट और स्क्रैप के ऊपर जो आपका रॉ मटेरियल सप्लायर है यही ड्यूटी का पेमेंट करके चलेगा, यानी कि जीएसटी भर के चलेगा, और बुक्स ऑफ अकाउंट भी इस ट्रांजैक्शन के सारे आपका रॉ मटेरियल सप्लायर ही मेंटेन करके चलेगा। ठीक, यही है आपका जॉब वर्क कंसेप्ट। आइए देख लेते हैं कहीं कुछ छूटा हुआ तो नहीं है। तो यहां पर आकर हम देख रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल सप्लायर है, आईटीसी यहां पर इसने बुक कर लिया है, यहां से इसने रिमूव कर दिया है इनपुट को एज इंटरमीडिएट या एज सच या कैपिटल गुड्स को, ये सप्लाई नहीं बनी है। यहां पर आकर प्रोसेस लगाई गई है, और अगर ये एग्रीकल्चर के संबंध में नहीं तो प्रोसेस के ऊपर ये खुद अपना जीएसटी यहां पे भर के चलेगा। या तो यहां से निकाल दीजिए आप, एक्सपोर्ट के लिए 0 रेट कर दो, या टैक्सेबल है तो फिर जीएसटी भर दीजिए, या फिर अपने घर वापस लेकर आएंगे। घर वापसी का समय 1 साल और 3 साल का, जिसमें एक्सटेंशन 1 साल और 2 साल के क्रमशः दिए जा सकते हैं। और ये जो टाइम लिमिट आपकी काउंट की जाएगी उस दिन से जिस दिन आपका यहां से रिमूवल हुआ था, और अगर डायरेक्ट डिस्पैच था तो आपका ये यहां जब रिसीव हो जाता है तो वहां से काउंटिंग की जाती है। ये वाली बात आपकी यहां पर बता रखी है। जो आपके मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्चर्स होते हैं उनके ऊपर 1 साल या 3 साल की लिमिट लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि ये एक बार प्रोसेस में आ जाते हैं तो फिर इनको पूरा का पूरा कंप्लीट मान लिया जाता है मेरे कबूतर। और वेस्ट एंड स्क्रैप के ऊपर ड्यूटी कौन पे भर के चलेगा, तो अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो भर देगा, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो जो आपका ये क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर है, इसको यहां पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है, वही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है, और रजिस्ट्रेशन संबंधी बात आपके नीचे बता रखी है। इतना सा ही है आपका जॉब वर्कर का कंसेप्ट। तो इसके अंदर आपका सेक्शन नंबर 19 आता है और साथ में सेक्शन नंबर 143 के साथ इसको पढ़ा जाता है, तो ये पूरी पिक्चर निकलकर आपके सामने यहां पर आ जाती है मेरे कबूतर। बस खत्म। नई बात क्या है, बस ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। यहां पर ये इस बार नया आया है, यहां पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अगर ये हाफ ईयरली और एनुअल फ्रीक्वेंसी पर आईटीसी 04 फॉर्म आपको भरना होता है, 5 करोड़ से ऊपर का कारोबार है तो हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी है, और अदरवाइज अगर 5 करोड़ तक लिमिटेड है तो फिर एनुअल फ्रीक्वेंसी पर आपको ये देना होता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, चले राधे। यस सर। तो ये वाली बात कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ढेरों क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने दे रखे हैं, सॉल्व जरूर कीजिएगा। और कॉन्सेप्ट यहां पर बस इतना सा ही होता है कि ये एक तरह से हेड ऑफिस मान सकते हैं आप इसे, आईएसडी है, और ये इसके बच्चे हैं, यहां पर इसकी ब्रांच यूनिट अपनी बनी हुई है ये। ठीक है जी। एक थर्ड पार्टी को अप्रोच किया जाता है, एक सप्लायर ऑफ सर्विस, मान लीजिए एडवर्टीजमेंट की सर्विस वो देता है, तो इन्होंने ऑर्डर दिया कि भैया आप हमारे बच्चों का ना एडवर्टीजमेंट कीजिएगा, पैसा हम देंगे, कॉन्ट्रैक्ट इसका होता है, बिलिंग इसके नाम पर यहां पर की जाएगी, और पेमेंट भी ये इसको यहां पर करके चलेगा। तो इनवॉइसिंग भी हुई और साथ में यहां पर पेमेंट भी आईएसडी के द्वारा इसकी कर दी जाती है।
तो नॉर्मल केस के अंदर बिलिंग जो होती है, बिलिंग इसके नाम पर होती है नॉर्मल केस के अंदर, और पेमेंट भी यही करके चलते हैं। लेकिन अब बात क्या हो रही है कि बात ऐसे घूम कर आ रही है, बिलिंग ऐसे घूमी और सर्विस यहां पर दे दी गई है। तो कोई बात नहीं, एक बिल यहां से यहां के लिए घूम जाता है, एक बिल यहां से फिर यहां के लिए घूम दिया जाएगा। क्योंकि जो हेड ऑफिस है, जो आईएसडी है, कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स के मुताबिक भी आज जानते हैं कि वो अपनी कॉस्ट को आगे एलोकेट करके चलेगा कि जिसका जितना शेयर बनता है उस पर एलोकेट कीजिएगा, और कॉस्ट के साथ साथ जो उसका रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी है वो भी इसको एलोकेट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये तो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, देगा ही देगा। अब ये इनकी कैपेबिलिटी बनती है कि ये उसका क्रेडिट ले पाते हैं या नहीं ले पाते। क्रेडिट को बुक करने के लिए आपको सेक्शन 16 की 12 कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। अगर फुलफिल कर पा रहे हैं तो ठीक है, ये अपनी किताबों में क्रेडिट ले लेंगे, अदरवाइज नहीं। आई रिपीट, ये तो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। अब इनकी कैपेबिलिटी ये है कि ये कैच कर पाते कि नहीं कर पाते। अगर मैं यहां से ये कैप आपकी तरफ फेंक के मारूं तो मैं तो फेंकूंगा, ऑलवेज फेंकूंगा, लेकिन आप कैच कर पाते कि नहीं कर पाते, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करके चलता है। दूसरी बात यहां पर ध्यान देने वाली यह है कि ये यहां पर हम सिर्फ सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, यहां गुड्स की बात बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। सेक्शन 20 रेड विद सेक्शन 21 ये सिर्फ सर्विसेज की बात करता है, गुड्स की बात ये करता ही नहीं है। कितना अमाउंट आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जितना पीछे से बिल में लग के आया है मैक्स टू मैक्स उतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और अदरवाइज जो अमाउंट होगा वो आगे कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली कन्वर्जन के लिए। यहां पर अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। अगर पीछे से यहां पर आईजीएसटी लग के आया है तो आगे आईजीएसटी बढ़ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पिछली ट्रांजैक्शन यहां पर अपनी इंट्रास्टेट निकल के आ रही तो उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। यहां पर लग के आया था अपना सीजीएसटी लग के आया था, बोलते हैं स्टेट ऑफ आईएसडी एंड द रेसिपिएंट सेम है। अगर इसका और जिसको बट रहा है उसका स्टेट सेम है फिर तो कोई कलेश वाली बात आपके सामने आएगी ही नहीं। जो जैसे है उसको वैसे बांट दीजिए, सीजीएसटी को सीजीएसटी, एसजीएसटी को एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को यूटीजीएसटी के लिए बांट दीजिए। अब हो सकता है कि इसका स्टेट तो सेम पड़ गया हो, ये यूपी में है और ये भी यूपी में है, लेकिन ये यूपी में है और ये दिल्ली में आ जाता है। अगर इस प्रकार से दोनों के स्टेट चेंज हो जाते हैं तो फिर वहां पर क्या करेंगे, वहां पर फिर हम सीजीएसटी है तो आईजीएसटी के रूप में, एसजीएसटी को भी आईजीएसटी के रूप में और यूटीजीएसटी को भी आईजीएसटी के रूप में बांटा जा सकता है, जिससे कि क्रेडिट बुक करने में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो ये यहां पर इसको कन्वर्ट करने की पावर दे दी गई है। अगर मान लीजिए कोई किसी प्रकार का एक्सेस क्रेडिट बुक कर लिया जाता है अगर अनयूजुअली गलत तरीके से बांट दिया गया और इसने एक्सेस क्रेडिट बुक कर लिया तो जौन सी यूनिट ने ज्यादा क्रेडिट बुक किया है, ऑब्वियस सी बात है वो इसे वापस करेगी और विद इंटरेस्ट उसकी लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। कोई किसी प्रकार का डेबिट क्रेडिट नोट पीछे से आता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट इनमें यहां एलोकेट करवा दिया जाएगा। मतलब बात सिर्फ इतनी सी कि यहां एक बीच में एक बैरियर आ गया है और कुछ नहीं है। अब चीजें डायरेक्ट ना घूमकर इनडायरेक्ट घूम रही हैं, बात इतनी सी ही है। अब यहां पर एक समस्या और आती है कि बंटवारा तो कर देंगे लेकिन किस रेशो में बंटवारा किया जाएगा, ये बात यहां पर देखने के लिए और आ जाती है। तो उसके लिए बंटवारे के लिए आते कि भैया टर्नओवर रेशियो इज द बेस्ट रेशियो। मान लीजिए सिचुएशंस आपके सामने ये आ सकती है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी यूनिट थी ए बी सी डी थी और यहां पर आपकी हैं सिर्फ ए बी डी। तो आपके पास जो करंट ईयर में है, क्योंकि इन्होंने सर्विस ली है इन्हीं के बीच में बंटना है, तो क्या इनका रेशियो पिछले साल में अवेलेबल है? हाँ सर, ए ये रहा, बी ये रहा और डी ये रहा। तो ए बी डी का रेशियो पकड़ेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से और यहां पर एलोकेट करवा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहां ए था, बी था, सी था, लेकिन यहां पर डी एक नया और बढ़ जाता है। तो ए बी सी डी ने सर्विस ली है, इनके बीच में बंटना है। तो अब यहां पर आकर प्रॉब्लम यह आ रही है कि ए बी सी डी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट रेशियो अवेलेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ डी नया बढ़ गया है। तो जब पिछले साल में रेशियो अवेलेबल ना हो या फिर वो वहां पर कंप्लीटली अवेलेबल ना हो तो वैसे हालात के अंदर हम क्वार्टर की तरफ मूव कर जाते हैं कि प्रीसीडिंग क्वार्टर जो होता है उसके टर्नओवर के आधार पर इसका बंटवारा यहां पे करवा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं आपके वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? फाइंड आउट द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। तो जितना भाई साहब पीछे से लग के आया है मैक्स टू मैक्स उतना अमाउंट आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो पहले वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए कन्वर्ट फॉर्म ऑफ जीएसटी इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो उसकी फॉर्म आप चेंज कीजिए। मान लीजिए ये आपका यूपी में है, ये आपका यूपी में है और इस यूनिट को बट रहा है, ये आपका दिल्ली के अंदर आ रहा है और पीछे से सीजीएसटी एसजीएसटी लग के आए हैं, तो आप उसे आईजीएसटी के रूप में तब्दील करके चलेंगे। तो जो भी है आप उसकी फॉर्म पहले सेट कर लीजिए कि आपको किस रूप में आगे बांटना है, फिर उसको आप एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और उसके बाद ये चेक करो कि क्या यूनिट उसका आईटीसी लेने के लिए सक्षम है या नहीं है। लास्ट स्टेप पर यह है, अगर सक्षम है तो क्रेडिट बुक कर लेगी, अदरवाइज वो क्रेडिट बुक करके नहीं चलेगी।
आईएसडी के बारे में और कुछ जरूरी बात है, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि जितना पीछे से लग के आता है उतना ही ये बांटते, इतना ही इनका आईटीसी होता है, इतना ही इनकी आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी होती है, इसलिए आईएसडी को कभी भी कैश में पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि ये एक टैक्स इनवॉइस के अंदर डील कर रहे हैं, इसलिए इनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 24 और इनकी रिटर्न भी फाइल कराई जाती है और जीएसटीआर 6 के अंदर रिटर्न की फाइल कराई जाती है और इनका काम सिर्फ एक ही है, आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है साहब? यस सर, और कोई दिक्कत वाली बात सर जी नहीं है। यहां पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आइए करके देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर मेरे कबूतर बात ऐसी कर रखी है कि देखिए ये इस प्रकार से बिल बन के आया था, यूनिट वाइज बिल बन के आए थे। थर्ड पार्टी ने जो आईएसडी को बिल दिया वो कुछ ऐसे दिया, फिर तो टर्नओवर रेशियो लगाने की आपको जरूरत है ही नहीं, जिसका जितना बनता है आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसने जिसका जितना जीएसटी बनता था और कॉस्ट के साथ वो आगे फेंक दिया, अपनी तरफ से एक इनवॉइस जनरेट कर दिया। अब ये जो फेंका गया है इसे यूनिट अपनी किताबों के अंदर बुक कर पाते हैं, तो यहां कोई और कॉन्ट्रेरी बात नहीं दे रखी है, तो मैंने प्रेज्यूम कर लिया है कि ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन नंबर 16 हैज बीन कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से यहां पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए अब यूनिट डी जो है आपकी वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील कर रही है, सेम क्वेश्चन है, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, सबको करके चलेगा, कॉस्ट भी करेगा और उसका जीएसटी भी एलोकेट करवाया जाएगा। लेकिन अब चूंकि डी जो थी वो एग्जेम्प्टेड में डील कर रही है, तो सेक्शन 16 के मुताबिक वो यहां पर एलिजिबल नहीं रह जाती, तो बाकी सब तो अपना क्रेडिट बुक कर लेंगे, लेकिन डी अपना क्रेडिट यहां पर बुक नहीं कर पाएगी। ऐसे करके आगे बात करते हैं। कंबाइंड सप्लाई है एंड सर्विसेज अवेल्ड बाय ABCD है, चारों ने सर्विस यहां पर ली हैं, लेकिन जो सप्लाई थी वो कंबाइंड थी और पिछले साल का जो टर्नओवर रेशियो है वो 2:3:4:5 का रेशियो यहां पर दे रखा है। तो कोई बात नहीं, हमारा ये जो जीएसटी है इवन कॉस्ट को भी हम इस रेशियो के अंदर एलोकेट करके चलेंगे और 180 का जो जीएसटी है उस रेशियो में एलोकेट करेंगे तो आपका ये निकल के आता है। तो हमने तो यहां पर सबको एलोकेट करके चलेंगे, लेकिन अब यूनिट को देखना है कि क्या वो इसको बुक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चूंकि कुछ कॉन्ट्ररी नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए मैं प्रेज्यूम कर लेता हूं कि सेक्शन 16 की तमाम कंडीशंस को ये पूरा करते हैं और इसके चलते हुए मेरे कबूतर ये अपनी किताबों में यहां पर क्रेडिट बुक कर पाएंगे। अब मान लीजिए यूनिट ए जो है अपनी, वो यूनिट ए सप्लाई करती है, एग्जेम्प्टेड सर्विस में डील करती है, तो पीछे से तो सारा का सारा बांटा जाएगा, उसमें तो दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये कैपेबल नहीं है, ये यहां पर एक तरह से बेकार हो गई है, तो सेक्शन 16 की कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पा रही, तो इसलिए इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, बाकी अपना आईटीसी प्रॉपर तरीके से बुक कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इफ सर्विस अवेल्ड बाय सी एंड डी, चार थी ABCD, लेकिन सर्विस जो ली है वो C और D ने ही यहां पर सर्विस ली है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पूरा का पूरा 180 का अमाउंट था वो C और D के अंदर बांट दिया जाएगा और C और D का जो रेशियो निकल के आता है वो यहां से आएगा अपना वही 40-50 यानी कि 4:5 का रेशियो है। तो जिसने सर्विस ली है 60 हक एथिरक, अगर डायरेक्ट बिलिंग की जाती तब भी तो यही होता ना, अभी इनडायरेक्ट बिलिंग हो रही तब भी यही अपना करवाया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट और टैक्स उसी को तो एलोकेट किया जाएगा जिसने उसको सर्विस को लिया है। यस सर। एंड उसके बाद अगर मान लीजिए एवरी मंथ कॉमन सर्विस है अपनी 1,80,000 का जिसपे जीएसटी बनता है, तो हर महीने 180 की बात यहां पर आकर हो जाती है। अब ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, लेकिन अब यहां पर आकर प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि इसका बंटवारा कैसे किया जाएगा। तो चूंकि यहां पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बारे में कुछ बता रखा है या नहीं बता रखा है सर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो सीन था वो ब्लैंक यहां पर पड़ा हुआ था, वैसी वाली कोई भी बात यहां पर अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करके चलेंगे, तो हम क्वार्टर बना लेंगे। क्वार्टर का मतलब फिक्स्ड 3 महीने का पीरियड होता है, पहला क्वार्टर ये बन गया, दूसरा क्वार्टर ये बन गया, तीसरा क्वार्टर ये बन गया, चौथा क्वार्टर ये बन गया। तो इस क्वार्टर में जो भी बंटवारे होंगे, क्योंकि हर महीने बंटवारा होगा, बंटवारा तो हर महीने होगा ना, तो इस महीने का बंटवारा, इस महीने का बंटवारा, इस महीने का बंटवारा, तो यहां पर जो रेशियो बन रहा था उस रेशियो में के आधार पर एवरी मंथ जनवरी फरवरी मार्च में बंटवारा करवा दिया जाएगा। जब यहां पर बंटवारा होगा तो उसके लिए क्या करके चलेंगे, तो उसके लिए पिछला जो क्वार्टर है उसका जो टर्नओवर रेशियो बन रहा होगा उसके आधार पर इनमें बंटवारा करवा दिया जाएगा। ऐसे यहां पर बात करके चलेंगे कि यहां पर जो बंटवारा आपका होना है उसके लिए ये वाला क्वार्टर इस्तेमाल किया जाएगा और यहां पर एवरी मंथ बंटवारे करवा दिए जाएंगे 1,80,000 रुपए के। सर इसका क्या करोगे, तो यहां तो पिछला क्वार्टर भी नहीं है, कोई बात नहीं, तो यहां पर पहले क्वार्टर के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं, भगवान झूठ ना बुलाए, कि आपको पहले क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा, जब इसका रेशियो आ जाएगा तभी आप इसको बांट सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ वन टाइम है, हालांकि इसके पीछे कोई किसी प्रकार की अलग बात भी सरकार ने नहीं दे रखी है। एक क्वेश्चन और आता है, कॉमन सर्विस टेकन बाय ABCD है और यहां पर कॉमन बिलिंग भी की जा रही है, ऐसे करके की जा रही है और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो रेशियो था वो आपका ये वाला दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन बाय हेड ऑफिस जो अपना है, जितना जितना जिसका है वो यहां पर किया जाएगा। लेकिन क्रेडिट कौन बुक कर पाएगा? जो एग्जेम्प्टेड में डील करते हैं या जो रजिस्टर्ड नहीं है। मिलेगा तो उनको भी, डिस्ट्रीब्यूशन तो उनको भी होगा, एलोकेशन तो उनको भी होगा, कॉस्ट तो उनको भी बटेगी, टैक्स तो उनको भी बटेगा, लेकिन वो अपनी किताबों में क्रेडिट यहां पर नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो सेक्शन 16 की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करके चलते हैं। बस यही है आपका सेक्शन नंबर 20 और सेक्शन नंबर 21 के अंदर ISD का कॉन्सेप्ट, साडा हक एथेरक। और जो टर्नओवर रेशियो यहां पे निकाला जाएगा, टर्नओवर में जितने भी आपके टैक्सेस बनते हैं उन सभी को यहां पर एक्सक्लूड किया जाता है। टर्नओवर रेशियो निकालते समय चाहे नए हो या पुराने हो, सभी प्रकार के टैक्सेस को एक्सक्लूड यहां पर किया जाता है मेरे बच्चा। तो बेहद आसान है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से भर भर के आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज की हमारे इस चैप्टर की जो कथा थी वो यहां पर आकर समाप्त हो जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें राधे। यस सर।